नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए हम लोग जिस श्रृंखला को देख रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले ले लेते हैं। क्या आज हमें पढ़ना है और क्या हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत अपने क्लास की यहाँ से करते हैं। तो पीछे आपने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा। मध्य प्रदेश में साहित्यकार हमें पढ़ना है और उनकी कृतियों को जानना है, यानी उनकी रचनाएं पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ चुके हैं, तो ऊपर के जो इकाई 1 के जो बिंदु हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रमुख राजवंश कंप्लीट हो चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कंप्लीट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं जनजातीय व्यक्तित्व भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले बिंदु पर आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। बस ये अंतिम ही है, 1-2 लेक्चर में अपना सारा काम खत्म हो जाएगा। देन आपके लिए आगे भी और भविष्य बता दूं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं बच्चे, अच्छा रिस्पांस आप दे रहे हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इस रिस्पांस तो ठीक है, बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार हमसे, ये अच्छी बात है। अच्छा लगे तो और आप सपोर्ट बस एक क्लिक कर देना है, उसका कोई ना आपके स्टोरेज डिवाइस में कोई दिक्कत आनी है और ना किसी चीज़ में, है ना। तो यदि ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, डिमांड है और कुछ नहीं है। तो साहित्यकार एवं उनकी कृतियां आज चलिए जानते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में सबसे पहले तो बता दें कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ एक फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, इसमें इनको हम बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में बांटना है बच्चों? 4 भागों में। देखिए वो क्या क्या है भाग। तो एक हम देखेंगे प्राचीन कालीन, पूरा ही लिख देता हूं, साहित्यकार। देन हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार। देन हम देखेंगे आधुनिक कालीन साहित्यकार। अब आप कहेंगे पुस्तकों में इतना ही पढ़ा था, एक और मैं बता देता हूं आपको, लोक साहित्यकार। तो ये हैं हमारे 4 भाग। प्राचीन कालीन साहित्यकार, जो प्राचीन काल में उनका समय रहा होगा, जैसे कि कालिदास आपके प्राचीन काल से संबंधित है इतिहास में, तो कालिदास को देखेंगे। हम राजा भर्तहरि को देखेंगे, हम बाणभट्ट को देखेंगे प्राचीन काल में, और भवभूति को देखेंगे। राइट, तो ये प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं। इनमें से कुछ एक का तो सीधा मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं संबंध था, इसलिए पढ़ना है। मध्यकालीन साहित्यकारों में आपके आचार्य केशवदास हैं, आचार्य केशवदास। देन आपके भूषण जी हैं, एंड देन आपके पद्माकर जी हैं। ये मध्यकालीन साहित्यकार है। आधुनिक काल की ये सूची बहुत लंबी हो जाएगी, स्पेस नहीं है, कुछ एक नाम लिख देता हूं मैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुल्ला रमोजी, कामता प्रसाद गुरु,
और एक लिख लेते हैं कवि प्रदीप। बहुत सारे हैं, ये तो नाम 6 ही हैं, इनसे 3 गुने हैं भी, है ना। 15 साहित्यकार आधुनिक काल में हमें देखना है, इनकी संख्या कम है, इनको देख लेते हैं। ईसुरी, घाघ, संत सिंगा जी और जगनिक। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, एक फ्लो चार्ट है। जब भी आप पढ़ें तो इसको जरूर पहले ही बना लेना, उनको पढ़ने से पहले, ताकि एक ओवरव्यू आपके पास रहे कि हमें कितना पढ़ना है। अब एक एक करके हमको देखते चलना है, यहां से शुरू करेंगे। यहीं पर बता दिया है जो जिस काल के हैं, ये 3 काल में जितने हैं 4 3 4 ऐसे हैं। ये लिस्ट लंबी रहेगी तो इसको आपको देखेंगे अपन जब डिटेल पढ़ते जाएंगे। बाकी ये आपके जो हैं इतने ही हैं, इनके आगे कोई सूची के नाम नहीं है। तो एक एक करके चलिए सबको देखना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक महान कवि हैं, आदि कवि, महाकवि, कुछ भी कह दीजिए, कालिदास जी। यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ये रहे कालिदास। क्या प्रश्न आते हैं पहले ही मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में मतलब प्रेशर पड़ेगा कि याद क्या करना है। बातें तो बहुत सारी लिखी रहेंगी। सिंपल कृति सबसे इंपॉर्टेंट जो लिखा है साहित्यकार, उनकी कृति, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। कृतियां तो पूछी जाती हैं कि ये कृति किसने लिखी, रघुवंशम किसने लिखा, है ना, सभा के खेल किसने लिखा, मुगुल किसने लिखा, त्रिधारा किसने, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये बिल्कुल बात सही है ना, कॉमन बात है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या इनसे प्रश्न बन जाते हैं रचनाओं के अलावा, और क्या पूछा जाता है, तो ये जो साहित्यकार हैं इनका जन्म स्थान कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है। कुछ तो बाहर के भी, जिनके जन्म बाहर हैं वो भी व्यक्ति शामिल होंगे, तो मध्य प्रदेश में यदि उनका कोई खास प्लेस रहा तो वो पूछा जा सकता है ना। उसके अलावा किस काल के हैं ये पूछा जा सकता है। कई राजाओं का राजाश्रय प्राप्त हुआ इनको, तो किस काल में कौन से साहित्यकार किस राजा के यहाँ राजाश्रय के रूप में रहे, दरबारी कवि रहे, ऐसे सारे प्रश्न आपके बनते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कृतियां याद करिए, फिर वो हैं कहाँ के वो याद कीजिए, किस काल के हैं तीसरी बात वो याद कीजिए, और चौथी बात फिर जो एक्स्ट्रा तथ्य होंगे वो मैं दिखा ही रहा हूं, उनको याद करना ही है। तो आप पहले कालिदास का काल देख लें, कब के हैं ये। तो इनका जन्म जो हुआ था वो जन्म 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, है ना। इनके बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है इनकी जीवनी के बारे में, है ना। जीवनी का मतलब जो प्रारंभिक इनके माता पिता जन्म क्या कैसा रहा, उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इन्होंने अपनी बातें कुछ बताई नहीं है अपने ग्रंथों में। आसपास के जो दूसरे कवि रहे उनमें कुछ एक आध श्लोक लोक मिल जाते हैं, जिससे लगभग पता चलता है हमको कि ये इस काल के हैं। क्या मिलता है, वो भी मिलता यह है कि कालिदास विक्रमादित्य के काल में थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब ये विक्रमादित्य कौन है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके भारतीय इतिहास में 14-15 विक्रमादित्य हुए हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझको, इसलिए सिंपली बता देता हूं मैं कि इनका जन्म 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। और ये कौन से विक्रमादित्य हम इनको मानेंगे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय रहे हैं उनको हमें मानकर चलना है, ठीक। तो ये उन विक्रमादित्य के काल के हैं। एक विक्रमादित्य जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो विक्रमादित्य थे, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था, है ना। पहले विक्रमादित्य कह दीजिए उनको, उज्जैन के एक राजा थे, विक्रम वेताल जो आप समझते होंगे, वो वाले विक्रमादित्य की मैं बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग उनसे संबंध जोड़ते हैं, कुछ लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से संबंध जोड़ते हैं, कुछ तो और आगे 7वीं-8वीं शताब्दी में कुछ विक्रमादित्य हुए उनसे भी संबंध जोड़ते हैं। आपको क्या याद रखना है, 4वीं शताब्दी वाले। 4वीं शताब्दी में कौन से विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। इनके काल में ये 9 रत्न थे। कहाँ थे, इनका जो जन्म हुआ था वो उज्जैनी में हुआ था। हालांकि प्लेस के संबंध में भी मतैक्य नहीं है, लेकिन आपको याद उज्जैनी ही रखना है, ठीक। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये उस काल के व्यक्ति हैं, उज्जैन के निवासी थे। और इसके अलावा ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में क्या थे, 9 रत्नों में से एक थे। ये जर्मन एक इतिहासकार है मैक्स मूलर, ये ऐसा बताते हैं। इनकी उपमाएं हैं महाकवि कालिदास, तो आप कहते ही हैं इनको, तो महाकवि कहते हैं। कवि कुलगुरु कालिदास, तो ये भी हैं। और इसके अलावा भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। शेक्सपियर एक राइटर थे, इंग्लिश राइटर थे वो, है ना, ब्रिटिश थे। तो उनके ही सम्मान में या कि उनकी उपमा यहाँ भारत वालों को दी जा रही है। मतलब थोड़ा शर्म की बातें हो जाती हैं अपने देश में कि उनसे कुछ महान काम कर चुके होते हैं, फिर भी उपमाएं हम दूसरे की प्राप्त कर रहे होते हैं।
ठीक है, आपको याद करना है एग्जाम के लिए तो याद कर लेना। भारत का शेक्सपियर, कालिदास अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, है ना। फिर भी हमारे एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट, तो याद करना है। कालिदास के कुल हमको 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 7 ग्रंथों में 2 महाकाव्य थे, 2 खंड काव्य थे और 3 नाटक थे। तो आइए, इनकी रचनाएं ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जानकारी तो हो गई, रचनाओं की बात हम करने वाले हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं तो याद करते जाना। ये महाकाव्य है कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम, कुमार का जन्म, ऐसा इसका मतलब निकलता है। कौन से कुमार? तो इस ग्रंथ में कालिदास ने शिव और पार्वती के विवाह और उनसे पुत्र उत्पन्न होते हैं कार्तिकेय, उन सब का विस्तृत वर्णन कर रखा है। सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में है, ये ध्यान रखना। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। तो कुमार संभवम में शिव पार्वती का विवाह, उनसे उत्पन्न पुत्र कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, ये सब बढ़िया विस्तार से लिखा हुआ है। रघुवंशम में भगवान राम की जो वंशावली है वो मिलती है। भगवान राम की वंशावली में ये जो वर्णन करते हैं, इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने हैं? 19 सर्ग, और इसमें 17 सर्ग। सर्ग का मतलब आप अध्याय से समझ सकते हैं सिंपली। 8 सर्ग से अधिक का कोई ग्रंथ होता है तब उसे क्या कह देते हैं? महाकाव्य कहते हैं। यह बात आप याद रखें। तो रघुवंशम में भगवान राम की जो वंशावली है कि राम के पिता जैसे दशरथ हुए, दशरथ के पिता अज हुए। अज के पिता उतने महत्वपूर्ण नहीं है, अज के ऊपर और बहुत सारे जैसे शासक हुए आपके, राजा अग्निवर्ण हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, भगीरथ हुए, संप्रति हुए, ऐसे बहुत सारे नाम है ना। तो वो लोगों का इतिहास क्या है इसमें रघुवंशम में मिलता है। मेघदूतम ये एक रचना है जो कि खंड काव्य है। मेघदूतम में एक मेघ को दूत बनाया जाता है। कल्पना शक्ति को दिखाया गया है इसमें कि कालिदास कितने काल्पनिक, मतलब कितना सोच सकते थे कि एक इंद्र ने अपने दरबार से एक गंधर्व को भगा दिया था और हिमालय जो था वहां पर उनकी प्रेमिका रहती थी और वो रामगिरी पर्वत के थे। सरगुजा जिले में आता है रामगिरी पर्वत। तो यहाँ से उसको संदेश भेजना था अपनी प्रेमिका को, तो ये संदेश जाता है बादलों के माध्यम से। तो इस कल्पना को देखिएगा आप, कालिदास की बड़ी शानदार पुस्तक है ये। तो मेघदूतम में मेघ को दूत बनाकर भेजा जाता है। ऋतु संहारम नाम से समझ में आ रहा होगा, ऋतु 6 ऋतुएं कालिदास ने मानी है और उन 6 ऋतुओं का वर्णन क्या कर रखा है यहाँ पर आपके कालिदास ने कर रखा है। नाटक, नाटकों में 3 नाटक हैं। एक मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम मालव की रानी या मालव कन्या मालविका, वो लड़की है, युवती है। और एक विदिशा के राजा थे आपके अग्निमित्र, उनकी एक कहानी है। शुंग वंश के राजा मैंने आपको अग्निमित्र के बारे में बताया था, वहां पर भी ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो मालविका अग्निमित्र मतलब मालविका और अग्निमित्र की प्रणय गाथा जो है तो इसमें लिखी गई है। विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम तो ये एक राजा हुए आपके पुरुरवा, और एक अप्सरा थी इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी। इन दोनों की प्रेम कहानी है। ये दोनों की ही क्या, उर्वशी की तो नहीं है, पुरुरवा की है। चलो कहानी एक काद में तो सुना ही देता हूं। इसमें पुरुरवा एक राजा रहते हैं पृथ्वी लोक के, और उर्वशी एक क्या रहती है, अप्सरा रहती है इंद्र की। उसमें एक बार प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। इस कारण से इंद्र ने उसको क्या दे दिया था, श्राप दे दिया कि तुमको कुछ समय पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक पर, जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं उसे मृत्यु लोक कहते हैं, मृत्यु लोक पर कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। श्राप के कारण वो पृथ्वी पर आ गई और वहां उसकी एक बार मुलाकात जंगल में पुरुरवा नाम के शासक से होती है। पुरुरवा आकर्षित हो जाते हैं और उर्वशी भी आकर्षित हो जाती है। दोनों क्या है, प्रेम में पड़ जाते हैं। और पुरुरवा ने प्रस्ताव रख दिया कि विवाह कर सकती हो। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने शर्तें रखी, कुछ 2-3 शर्तें थी। उसमें एक तो 2 भेड़ लाई थी, वो मेष। उसने कहा कि ये 2 मेष हमेशा मेरे साथ रहने चाहिए। दूसरी बात उसने कही कि तुम कभी नग्न नहीं दिखोगे मुझको, नहीं तो उसी दिन मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और तीसरी बात कुछ और थी कि, तीसरी शर्त तो याद नहीं, चलो 2 से काम चला लेते हैं अपन, है ना। तो ये इस तरह से कुछ शर्तें उन्होंने रख दी उर्वशी ने। एक टाइम क्या हुआ कि अब उर्वशी और ये यहीं पृथ्वी लोक पर बड़ा बिजी हो गए। अब ऊपर इंद्र के उसमें सिस्टम गड़बड़ाने लगा था कि उर्वशी सबसे जो खूबसूरत अप्सरा थी वो तो है ही नहीं, तो सिस्टम बिगड़ रहा था। तो इंद्र ने क्या कहा कि अब इसको वापस बुला लाओ। तो इंद्र के कुछ गंधर्व जाते हैं नीचे और वो 2 भेड़ें थी वो चुरा कर ले आते हैं।
अप्सरा की नींद खुल जाती है, उर्वशी की नींद खुल जाती है, कहती है कि अरे मेरे भेड़ चुराए ले जा रहे हैं, और उसने पुरूरवा को जगाया और कहा कि पकड़ो इनको, ले आओ। तो वो नहीं उठते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो नग्न अवस्था में आ सकते हैं, साथ में सो रहे थे। एक भेड़ चुरा ले गया, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा भी भेड़ चुरा ले गया, और अप्सरा बड़ी क्रोधित हुई कि कैसे तुम कायर हो, पड़े हो और मेरे भेड़ चुराए जा रहे हैं। तो उसने शर्म के मारे फिर कहा कि चलो रात का अंधेरा है, मैं उठ ही जाता हूँ। और वो सब माया खेल रहे थे, वो लोग इंद्र के ही व्यक्ति थे। तो जैसे ही पुरूरवा उठते हैं, उन्होंने एक प्रकाश की किरण डाल दी और जो आपके पुरूरवा थे वो नग्न अवस्था में दिखाई दे जाते हैं। इस तरह से कुछ शर्तें टूट जाती हैं आपकी, और आपकी जो उर्वशी थी वो चली जाती हैं इंद्रलोक, और यहाँ पुरूरवा उनके वियोग में परेशान रहते हैं। तो इस तरह की कुछ कहानी है, ये विक्रमोर्वशीयम में लिखी गई है। देन बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम। तो शाकुंतला और दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, और एक थी शाकुंतला, इनकी प्रेम कहानी है। तो देखो ये सब प्रेम ही प्रेम कहानी है, श्रृंगार रस का भाव यहाँ सब में दिख रहा है। दुष्यंत और शाकुंतला की ये प्रेम कहानी है। अब इसको समझाऊंगा, बहुत समय लगेगा, है ना। आप कभी हो समय आपके पास तो आप सर्च करके इसको पढ़ना, बहुत रोचक कहानी है, इतिहास कुछ आपको अपना पता चलेगा। ठीक, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की ये कहानी है। शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री थी, यह है, आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी कालिदास की। 7 ग्रंथ हमने देखे, वापस से रिपीट करवा देता हूं। 2 महाकाव्य लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, 3 नाटक। 2 महाकाव्य कौन कौन से थे? तो कुमार संभवम, उसके अलावा आपका रघुवंशम। देन खंड काव्यों की बात करें तो खंड काव्य में इन्होंने लिखा एक ऋतु संहारम और दूसरा लिखा मेघदूतम। 3 नाटक लिखे, सबके सब संस्कृत में है, ये ध्यान रखना। नाटकों में एक मालविकाग्निमित्रम है, दूसरा विक्रमोर्वशीयम है, और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये 7 ग्रंथों के नाम आपको याद रखना है कालिदास के संबंध में। ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है, और ये किस तरह से दिख सकते थे, ये आधुनिक पेंटिंग है। बात करें अगले महान कवि, ये सब के सब संस्कृत के हैं विद्वान। अभी 2-4 विद्वान तो कम से कम आपको संस्कृत के दिखेंगे ही, मध्यकाल में कहीं हिंदी के विद्वान आपको देखने को मिलने लगेंगे। जीवन परिचय की बात करें तो इनका भी जैसे कालिदास का हाल था वही हाल है। इन्होंने भी अपने ग्रंथों में कोई अपनी बात बताई ही नहीं कि ये कब के थे, क्या कैसे थे। तो बातें सब क्या है, दूसरे स्रोतों पर है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो माना जा रहा है ज्यादा, उसकी बात मैं यहां करता हूं। तो तर्क मत ढूंढने लग जाना, हिस्ट्री पढ़े होगे तो हिस्ट्री के अनुसार तर्क मत ढूंढने लग जाना कि हमने विक्रमादित्य को पढ़ लिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लिया है, उनके काल में तो उनका कोई बड़ा भाई ऐसा था नहीं, रामगुप्त हो सकता है ना। तो आप थोड़ा सा ये तर्क यहां मत लगाना। प्रबंध चिंतामणि और प्रभावक चरित, ये 2 ग्रंथ हैं। इनके अनुसार भर्तहरि कहाँ के? उज्जैनी के राजा थे। इन्होंने उज्जैनी में 12 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। उसके बाद अपने छोटे भाई अनुज विक्रमादित्य को सत्ता सौंप कर क्या किए? संन्यास धारण कर लेते हैं। तो ये किसके अनुसार मैंने बताई जानकारी? प्रारंभिक परिचय में प्रबंध चिंतामणि और प्रभावक चरित, ये 2 ग्रंथ हैं जिसमें ये जानकारी इनकी मिलती है कि भर्तहरि एक राजा थे, 12 वर्ष तक शासन संभालते हैं। उसके बाद अपने अनुज विक्रमादित्य को अपनी शासन सत्ता सौंपकर वैराग्य धारण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के पश्चात उनकी मुलाकात होती है गुरु गोरखनाथ से। नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय, ये ध्यान रखना। नाथ संप्रदाय का मानना है कि इसी जन्म में सारे कर्मों को जला डालो और मोक्ष को प्राप्त कर लो। बहुत कठोर जीवन जीते हैं ये लोग, ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ ने इनको शिक्षा दी, यानी कि इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। चुनार जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, यहां पर इनकी साधना स्थली थी जहां पर तप वगैरह किया। और सरिस्का जो कि अलवर जिले में है राजस्थान में, यहां इनकी समाधि स्थली है। तो ये कुछ तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना है भर्तहरि के संबंध में। यहां पर एक रोचक कहानी मिलती है। 12 वर्षों के शासन के बाद कैसे उन्होंने राज्य छोड़ दिया। इनकी पत्नी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, उनका नाम था रानी पिंगला, है ना। हालांकि ये कहानी पिछली ही 2-3 क्लासों पहले मैंने सुनाया था, चलो फिर से बता देता हूं जो नए बच्चे जुड़े हैं। तो रानी पिंगला जो थी वो क्या थी? इनकी पत्नी थी। एक बार राजा को एक फल मिलता है और एक ऋषि ने कहा कि ये फल रखो और इसे खाकर तुम हमेशा युवा रहोगे, है ना, यौवन तुम्हारा कभी नहीं जाएगा।
तो राजा ने सोचा मैं क्या करूंगा, यौवन धारण करके अपनी पत्नी को दे देता हूँ, इतनी खूबसूरत प्यारी मेरी पत्नी है। संक्षिप्त में सुना रहा हूं, है ना। तो पत्नी ने वो फल रख लिया, लेकिन पत्नी ने सोचा कि वो पत्नी राजा से प्रेम नहीं करती थी उतना, एक सैनिक से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूंगी, मेरा प्रेमी इतना अच्छा है, वो हमेशा युवा रहेगा तो राज्य की रक्षा भी करेगा और मुझे भी हमेशा दिखता रहेगा युवा शरीर में। तो उसने उस सैनिक को वो फल दे दिया। सैनिक करता था प्रेम एक वेश्या से। सैनिक ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, अपनी प्रेमिका को दे देता हूं जो हमेशा युवा दिखेगी, कितनी अच्छी बात रहेगी, मैं तो वृद्ध भी हो जाऊंगा पर मेरी प्रेमिका युवा रहेगी। वैश्या को फल दे दिया जाता है। वैश्या सोचती है कि नर्क भरा जीवन जीकर मैं क्या करूंगी युवा बनकर, इससे अच्छा मैं अपने इतने अच्छे राजा को ये फल दे देती हूँ जो हमेशा युवा रहेंगे और राज्य की रक्षा करेंगे और शांति बनी रहेगी। तो वो जाकर फल राजा के पास वापस से पहुंच जाता है। इस तरह जब कहानी का पता चलता है राजा को, तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, पत्नी वतनी छोड़ दिया। बड़े प्रेमी आ सकते हैं ना, वो भी राजा भर्तहरि भी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। तो इस तरह की कुछ कहानी मिलती है। इनकी कुछ रचनाओं की बात करने वाले हैं अब हम। तो ध्यान रखना, त्रिशतक पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान त्रिशतकों के लेखन के लिए जाने जाते हैं, या कि ये त्रिशतक को क्या और कह सकते हैं, शतक त्रय, कि कौन से विद्वान शतक त्रय के लेखन के लिए जाने जाते हैं। तो वो विद्वान है राजा भर्तहरि। संस्कृत में ही सारे ग्रंथ हैं इनके। कौन है वो त्रिशतक, मतलब ऐसे ग्रंथ इन्होंने लिख रखे हैं जिसमें 100-100 श्लोक हैं। शतक मतलब 100 संख्या होती है, और इनके 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें 100-100 श्लोक हैं। तो एक है नीति शतक, एक है श्रृंगार शतक, और एक है वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक हैं। 102 श्लोक नीति शतक में, श्रृंगार शतक में 104, वैराग्य शतक में 107 श्लोक लिखे गए हैं। तो ये जो 100-100 श्लोक हैं उन्हीं को हम शतक कह रहे हैं, और पूरे जो तीनों ग्रंथ हैं उनको त्रिशतक कह दिया गया है। ठीक, आप जो कहानी मैंने संक्षिप्त में सुनाई है उससे आप इस बात को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करिएगा। यही इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ नीचे के भी इंपॉर्टेंट है, वो बात करते हैं अभी आगे। तो सबसे पहले वो बहुत प्रेमी थे, अपने रानी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे, है ना। प्रेम का मतलब श्रृंगार रस से है। ठीक, तो श्रृंगार शतक जो लिखा है उसको आप सबसे पहले याद रख सकते हैं, क्योंकि वो प्रेमी शासक थे। देन राजा भी थे, और राजा का काम नीतियां बनाना और उनका पालन करना है, लागू करवाना है उनको। तो नीति शतक लिखा उन्होंने, ऐसा आप जोड़ दीजिए। देन आप ये करवा दीजिए कि वैराग्य, बाद में जब पता चला कि उनकी पत्नी ने तो धोखा दे दिया, तो वैराग्य शतक, वैराग्य धारण कर लिया तो वैराग्य शतक। तो उनके जीवन से ही जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे उनके त्रिशतक आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा है वास्तव में नहीं, ये ध्यान रखना है ना, कि वो जैसा जैसा उनके साथ घटनाएं घटी तो उन्होंने ग्रंथ लिखे। ये तो ग्रंथ बाद में लिखे उन्होंने वैराग्य धारण करने के बाद। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जिनमें आपको इंपॉर्टेंट ही है, सबकी सब, है ना। वाक्पदी, वाक्पदी वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य त्रिपदी, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति और वेदांत सूत्रवृत्ति। तो ये जो ग्रंथ हैं ये सब संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ हैं, और कहीं ना कहीं इनमें से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। एक जैसे हैं प्रोनाउंसिएशन में, आप इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि वाक्पदी, वाक्पदी वृत्ति एक जैसा है, भागवृत्ति, ये तीनों एक साथ याद कर लिए। महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य त्रिपदी एक जैसा है, और फिर यहाँ पर मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति एक जैसा है। एक ही अलग हो रहा है, शब्द धातु समीक्षा। तो कनेक्ट करके एक दूसरे को जोड़कर याद करना हो जाएगा। एक और ग्रंथ है भट्टी काव्य, इसके भी रचयिता आपके कौन माने जाते हैं, भर्तहरि माने जाते हैं, लेकिन ये विवादित है बात। तो इस तरह से हमने कालिदास और राजा भर्तहरि को जाना, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका समय भी था वो लगभग सेम ही था, वही जो गुप्तों का काल था, विक्रमादित्य का काल था, वही काल के दोनों क्या थे, शासक थे। ठीक, और दोनों उज्जैनी के थे। मजेदार बात तो ये है। ठीक, भर्तहरि की गुफाएं भी मौजूद हैं। परमार शासकों ने भर्तहरि की गुफाएं भी उज्जैन में बनवा रखी है। वहां पर नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका वो निवास स्थान होता है, आप भी घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं अगले विद्वान की, अगले साहित्यकार की। अगले साहित्यकार हैं, ये भी संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान थे। तो जो प्राचीन काल थे वो क्या थे, संस्कृत के विद्वान थे। बाण भट्ट की बात करने वाले हैं। बाण सागर परियोजना आपने सुनी होगी, शहडोल में है, वो इन्हीं के सम्मान में उसका नाम रखा गया है। बात करें एक सामान्य परिचय की इनकी, तो संस्कृत साहित्य के गद्य और पद्य, गद्य मतलब जो कहानी जैसी चीजें लिखी हों, पद्य मतलब कविता जैसी जो चीजें लिखी हों, तो गद्य एवं पद्य लेखन शैली के कवि
जिन्हें सम्राट हर्षवर्धन ने वाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी। इनका जन्म 7वीं शताब्दी, इनका काल क्या है ये इंपॉर्टेंट है, 7वीं शताब्दी में सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट बिहार नामक, प्रीतिकूट जो कि बिहार में एक स्थान है वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राज्य देवी था। ये एक सामान्य परिचय है, एक ही पैरा में पूरी बातें आ गई हैं। वापस से याद कराऊं आपको, तो ये किस काल के व्यक्ति हैं? सबसे पहली बात 7वीं शताब्दी के हैं। हर्षवर्धन का काल जो है वो 7वीं शताब्दी का ही है ना, 647 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। तो 7वीं शताब्दी के ये व्यक्ति हैं। हर्षवर्धन के राज दरबार में ये कवि थे, और कवि इनको जो वाणी कवि चक्रवर्ती ये उपाधि मिली वो हर्षवर्धन ने ही दी, एक नॉर्मल सी बात है। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। कहाँ हुआ? तो सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक स्थान पर, आपके बिहार में कहीं पर यह स्थान मिलता है, तो वहां पर जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? चित्रभानु, माता का नाम राज्य देवी। इनके एक पुत्र पुलिंद भट्ट थे, उनका भी नाम आप याद रख लेना, क्या पता कहीं महत्व हो जाए, क्योंकि इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है कादम्बरी। और कादम्बरी को बांटे यदि तो 1/3 हिस्से में बंटता है, मतलब 3 खंडों में बंटता है। तो 2 खंड तो आपके बाण भट्ट ने ही लिखा था, लेकिन तीसरा खंड उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने ही पूरा किया था। तो ये एक सामान्य परिचय था। अब इनकी महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएं। तो रचनाएं देख लीजिए। एक है हर्षचरित, जिसमें राजा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया गया है। कादम्बरी जो कि इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, यह ध्यान रखें, और ये पहला उपन्यास है, ये ध्यान रख सकते हैं। विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है ये, न मध्य प्रदेश न भारत बल्कि विश्व का पहला उपन्यास आपका कादम्बरी माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण रचना। मुकुट तांडिक या मुकुट ताड़ितक, ये एक ग्रंथ और लिखा इन्होंने, जिसमें भीम जो है कैसे दुर्योधन के मुकुट को तोड़ फोड़ डालता है उसको मारने के बाद दुर्योधन को। चंडिका शतक या चंडी शतक, ये एक ग्रंथ है। एक और इनका ग्रंथ आप याद रख सकते हैं, पार्वती परिणय, ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो 5 ग्रंथ हो गए अपने। एक है हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुट ताड़ितक, चंडिका शतक और पार्वती परिणय। ये 5 ग्रंथ आप बाण भट्ट के बारे में याद रखना। तो कहाँ के थे? बिहार में एक प्रीतिकूट नामक जगह है, ये है। उसके अलावा वाणी कवि चक्रवर्ती, हर्षवर्धन, चित्रभानु, राज्य देवी, ये कुछ तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलें अगले व्यक्तित्व पर, अगले साहित्यकार पर, तो वो है आपके भवभूति। बात करें जीवन परिचय की इनकी, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो श्रीकंठ मिलता है। तो इनके तो नाम ही बहुत सारे हैं। भवभूति का नाम क्या है? श्रीकंठ, पहला बात याद रखना। ये जो दार्शनिक थे या इनके आसपास के साहित्यकार थे, इन्हें अम्बेक के नाम से पुकारते थे, तो इनका और एक दूसरा नाम मिल गया, अम्बेक। इनके पिता का नाम था नीलकंठ, माता का नाम था जातुकर्णी। कहाँ के थे ये? तो पद्मपुर नामक स्थान जो कि वर्तमान में गोंदिया जिले में आता है, और गोंदिया में एक विदर्भ क्षेत्र, जैसे आपका मालवा है उसमें कई जिले आते हैं, वैसे ही विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के आसपास का क्षेत्र विदर्भ कहलाता है। तो नागपुर के पूर्व में देखोगे महाराष्ट्र के नक्शे को, तो वहां पर एक गोंदिया जिला मिलेगा आपको, भंडारा के पास, नागपुर के आसपास। तो वहां पर एक पद्मपुर नामक स्थान है, वहां इनका जन्म जो है तो स्वीकार किया जाता है। किस काल के व्यक्ति हैं? तो देखो बाण भट्ट का जो काल था वो यही काल है आपका, 7वीं शताब्दी। तो प्राचीन कालीन जो साहित्यकार थे हमारे, उसमें कालिदास और भर्तृहरि का काल 4वीं शताब्दी ईस्वी, और जो बाण भट्ट और भवभूति उनका 7वीं शताब्दी ईस्वी। तो ये काल याद रहेगा आपको। अब कोई कहाँ के थे वो आपको याद रखना है। ऊपर के 2 तो उज्जैन के ही थे, कालिदास और भर्तृहरि कहाँ के थे? उज्जैन के। बचे बाण भट्ट और भवभूति। तो बाण भट्ट आपके प्रीतिकूट बिहार, सोन नदी के किनारे। याद रहने के लिए आप सोन नदी जरूर याद कर लेना कि सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे याद रखो, क्योंकि सोन नदी बिहार में जाकर ही गंगा से मिलती है, तो कनेक्ट हो सकता है। और उनके सम्मान में बाण सागर परियोजना भी बनाई गई है, तो ऐसे आप कनेक्ट करेंगे। और ये पद्मपुर विदर्भ के थे, 7वीं शताब्दी के थे। ये किसके दरबारी थे? लगभग आपको दरबारी कवियों के नाम भी याद रखना है। ये आपके यशोवर्मन, कन्नौज के एक शासक थे यशोवर्मन, उनके ये दरबारी कवि हुआ करते थे। तो ये तथ्य क्या थे? आपके जीवन परिचय से रिलेटेड थे। इनके जो गुरु थे कुछ, उनके भी नाम आप याद रखेंगे। एक है कुमारिल भट्ट और एक है ज्ञान निधि। तो कुमारिल भट्ट और ज्ञान निधि इनके गुरु हुए। ये कुछ परिचय वाली बातों में ये फैक्ट्स आपके आ जाते हैं। देन बात करें इनकी रचनाओं की, तो 3 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है महावीर चरित, जो कि भगवान राम के ऊपर बेस्ड है। जब आपके भगवान राम का विवाह होता है
उसी काल के आसपास जो भी वीरतापूर्ण उन्होंने काम किए, तो वीर रस प्रधान एक रचना आपकी महावीर चरित है। देन आपकी मालती माधव, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मालती माधव जो व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं एक नागवंश, आपको मैंने प्राचीन कालीन साहित्यकारों में पढ़ाया हुआ था। पहले वो विदिशा में शासन करते थे, बाद में वो पद्म पवैया नामक स्थान पर चले गए थे। पद्मपुर उसका भी नाम आप कह सकते हैं, वर्तमान में पवैया है ना। तो वो ग्वालियर में आता है, तो वहां पर जो नागवंश के शासक थे, वहीं पर कहीं ना कहीं ये मालती माधव नाम के व्यक्ति थे, और उस शहर का भी इन्होंने अच्छा वर्णन कर रखा है भवभूति ने। तो मालती माधव, मालती नाम की एक कन्या थी, युवती थी, और माधव नाम का एक युवक था। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। उत्तर रामचरित एक दुखांत नाटक, ये तीनों की तीनों नाटक है, पहली बात तो ये याद रखना है ना। उत्तर रामचरित, रामचरित आप जानते हैं रामचरितमानस ही है। उसमें जो उत्तरकांड है कि सीता जी को त्याग दिया जाता है और उसके बाद बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत करती हैं, वो उनके पुत्र होते हैं, वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। तो ये सारी बातें आपने देखी हुई, तो काफी दुख भरी चीजें हैं। तो उस तरह का वर्णन आपके उत्तर रामचरित में आपको देखने को मिलता है। तो इनकी 3 रचनाएं भवभूति की बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों। आप पहले मालती माधव की याद कर लीजिए, देन महावीर चरित, उत्तर रामचरित, क्योंकि दोनों एक शुरुआत के जीवन की है और एक बाद के जीवन की है राम जी से ही संबंधित। तो इस तरह से कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये हुई बात किसकी, भवभूति की। ये कंप्लीट हो गए हमारे कौन से, आपके प्राचीन कालीन इतिहासकार। अब हमें कहाँ चलना है, आधुनिक इतिहासकार नहीं, साहित्यकार। अब हमें चलना है मध्यकालीन साहित्यकारों में। 3 नाम मैंने पीछे बताए थे, वापस से रिकॉल करवाता हूं मैं। एक है आपके केशवदास, दूसरे हैं आपके भूषण, और तीसरे हैं आपके पद्माकर प्यारेलाल, राइट। तो चलिए एक एक करके उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केशवदास की। किसकी बात करने वाले हैं, केशवदास की। इनके बारे में एक बढ़िया सा एक मतलब श्लोक मिलता है, श्लोक ना कहें, ब्रज भाषा में लिखी गई वो बात है कि सूर सूर तुलसी ससी उदगन केशवदास। ये लाइनें मिलती हैं, पंक्तियां कुछ हैं इनके बारे में कि सूर सूर तुलसी ससी उदगन केशवदास, बाकी कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ये कहा गया है इनके बारे में, ऐसा बड़ी मस्त चीज है ये कि सूर जो है वो सूरदास, सूर मतलब यहाँ पर सूरदास से है कि सूरदास सूर्य की तरह है ना, और तुलसीदास चंद्रमा के शशि के समान है ना। तो सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य की तरह है और तुलसीदास शशि के समान है। उदगन केशवदास, तो ये कहीं ना कहीं उन महान कवियों से जिनकी तुलना की जा रही हो। उदगन मतलब आप समझ लो कि और ऐसा ही छोटा सितारा, एग्जैक्टली मीनिंग उसका क्षुद्र ग्रह से होता है ना, उल्का पिंड समझ लो या कि धूमकेतु समझ लो। तो धूमकेतु समझ लो ज्यादा बेटर, वो भी बढ़िया प्रकाश करते हैं, है ना। तो सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशवदास, तो उदगन कहीं ना कहीं मतलब एक क्षुद्र ग्रह या चमकदार सितारा है आपके केशवदास भी। और बाकी कवि खदोत सम, खदोत का मतलब जुगनू, जुगनू, तो बाकी कवि कैसे हैं, जुगनू की तरह हैं, जहां तहां करत प्रकाश, तो यहां वहां प्रकाश फैला रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात आपके केशवदास के संबंध में कही गई है, जिनकी तुलना सूरदास और तुलसीदास से होती, समझ ली। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, क्या थे, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे ऐसा कहिए, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में मिलती हैं, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, इनके कुछ उपनाम मिलेंगे मजेदार। कठिन काव्य का भूत कहा जाता है इनको, प्रेत कहा जाता है ना। तो कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं, भाषा इनकी ब्रज थी और ब्रज बढ़िया भाषा, अच्छा समझ में आ जाती है, सबके समझ में आ जाती है, लेकिन इन्होंने इसमें संस्कृत मिक्स कर रखी है और बुंदेली मिक्स कर रखी है। और संस्कृत ज्यादा है, या कि संस्कृत के जो शब्द इन्होंने लिए वो सीधे सीधे तत्सम शब्द लिए। तत्सम थोड़ा सा कठिन शब्द हो जाते हैं, एग्जैक्टली जो संस्कृत के ही शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत का सबको ज्ञान होता नहीं है, और तद्भव सामान्यतः यूज करना चाहिए लोगों को। तो ये इन्होंने क्या किया, वही शब्द यूज किए तत्सम वगैरह का, और जो अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होता है, ऐसा यूज किया है फिर उसमें कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात वो नहीं है ना। लिखी सब बातें सामान्य है, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, वो जो काव्य जानता है उसको ही समझ में आती है। तो इनको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कह दिया जाता है, या इसी कारण इनको हृदयहीन कवि कह दिया जाता है कि लिख तो बढ़िया रहे हो आप, लेकिन सामान्य लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो ये बात है केशवदास की। आइए जानते हैं, इनका जन्म 1555 ईस्वी में निवारी जिले के ओरछा में हुआ था। कहां पर हुआ था, निवारी जिले के ओरछा में हुआ था, पंडित काशीनाथ के यहाँ।
ठीक, तो ये भी पंडित थे, सनाढ़ ब्राह्मण थे, पंडित काशीनाथ के यहाँ हुआ था। इन्हें इंद्रजीत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो राजा इंद्रजीत बुंदेला वंश के शासक हुए, इनका संरक्षण आपको केशव दास को प्राप्त हुआ, यह बात आपको याद रखनी। इनके जो पुराने लोग थे ना, ये काशीनाथ जी जो थे, इनके और पिता थे, ये सब कहीं ना कहीं बुंदेल वंश के यहाँ राजाश्रय इनको प्राप्त था। राजा रुद्र प्रताप सिंह के टाइम से, कब से भाई, ये 1555 में हो, 1501 में तो रुद्र प्रताप सिंह आए ओरछा, है ना। तो रुद्र प्रताप सिंह के काल से कहीं ना कहीं इनके वंशजों को क्या राजाश्रय प्राप्त होता रहा। उन्हीं में से एक आपके केशव दास हुए, जिनको राजा इंद्रजीत सिंह का क्या हुआ, राजाश्रय प्राप्त हुआ। इनके कुछ ग्रंथ हैं प्रमुख, 9 ग्रंथ मिलते हैं और 9 के 9 क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रसिक प्रिया, रसों का बहुत इस्तेमाल इसमें किया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला, छंदमाला को यहां काट दीजिए, छंदमाला नहीं लिखना है, ठीक है। विज्ञान गीता तक ठीक है, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखसिख वर्णन, क्या था, नखसिख वर्णन। इसके अलावा रामचंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्रंथ इनका, सबसे लंबा जो है वो यही है, रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर कहा जाता है इनको, इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब, अजायब घर मतलब म्यूजियम होता है एक प्रकार से। तो छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है, रामचंद्रिका को। ये सिंपली राम कथा ही, जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास ने लिखी है, वैसे इन्होंने भी अपने हिसाब से राम कथा लिख रखी है। तुलसीदास की बात तो समझ में भी आ जाती है, आप ऐसा कह दो, पर इनने जिस भाषा का प्रयोग किया वो समझ में ही नहीं आती है। लिखा वही चीजें हैं, है ना, तो लिखी बहुत जबरदस्त चीजें हैं, है ना। मौलिकता प्रकट करने के लिए इन्होंने उसकी शब्द मतलब भाषा शैली को क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये आपके रामचंद्रिका की बात थी, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। जहांगीर जस चंद्रिका, और क्या है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये पूरा एक ग्रंथ है, कॉमा नहीं है यहाँ पर। जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित जो कि आपके यही बुंदेला वंश के एक शासक हुए, उन पर बेस्ड है ये बुक। रतन बावनी, और एक क्या हो गई, रतन बावनी। तो ये कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो याद रखना इतने सारे ग्रंथ थे। छंदमाला को इसमें नहीं लेना है, छंदमाला इसमें मिस्टेक से आ गया। नीचे बता ही दिया कि कठिन काव्य के प्रेत हैं और हृदयहीन कवि हैं। तो ये थी बात केशवदास की, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। और फैक्ट्स याद रखना, किस काल के हैं ये, रीतिकाल के। ये रीतिकाल क्या है, तो कुछ कालों में बांटा गया है हिंदी के साहित्य को, जैसे कि आदिकाल होता है, आदिकाल या वीर गाथा काल। तो शुरुआत में जो आपका 11वीं 12वीं शताब्दी था वो क्या था, आदिकाल या वीर गाथा काल था। देन जो मध्यकाल का शुरुआती दौर था वो भक्ति काल कहलाता है, और भक्ति काल के बाद जो है ये आपका रीति काल आता है। मतलब ये पैदा तो हुए भक्ति काल में, ये जो इनका जन्म का तिथि है ये भक्ति काल का तिथि है, पैदा तो भक्ति काल में हुए, लेकिन ये जो ग्रंथ लिखते हैं वो रीति काल से संबंधित थे, यह आप कहेंगे, है ना। तो रीति काल के प्रथम कवि थे, आप यह तथ्य भी याद रख सकते हैं। रीति काल की शुरुआत इन्हीं के काल से होती है, इन्हीं की रचनाओं के साथ। फिर आधुनिक काल होता है। 4 भागों में भारतीय हिंदी साहित्य को बांटा गया है। चलिए, तो ये बात थी केशवदास की। अब आ जाते हैं अपन भूषण में। भूषण के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1613 ईस्वी में हुआ, तिकवापुर में हुआ। कहां पर, तिकवापुर, त्रिविक्रमपुर, कुछ भी कह दे, नागपुर, ये कानपुर में आता है उत्तर प्रदेश में। त्रिविक्रमपुर नामक जगह जिसका वर्तमान नाम तिकवापुर है ऐसा कहते हैं, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जन्म अपने प्रदेश में नहीं, तिकवापुर में हुआ, कानपुर में, 1613 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था, और इनका जो मूल नाम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घनश्याम। तो भूषण जो है जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, एक्चुअली ये इनकी उपाधि थी। क्या थी, उपाधि थी। रुद्र सिंह सोलंकी नाम के शासक हुए चित्रकूट के। कहां के, चित्रकूट के। इन्होंने ये उपाधि इनको दी थी। इनका मूल नाम क्या था, घनश्याम। हालांकि इसमें भी विवाद है, पर आपको याद करना है, फैक्ट्स हैं। तो घनश्याम है कि नहीं है ये मान रहे हैं लोग सिर्फ, ठीक। तो इनके भी बारे में जो प्रारंभिक जानकारी उसका अभाव ही मिलता है, पर जो दूसरे स्रोतों से जानकारी है वही हम देख रहे हैं। 1613 ईस्वी में जन्म हुआ, 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 102 साल, देख रहे हैं आप लोग, इनकी आयु 102 साल जिए कहते हैं ऐसा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी। 1613 ईस्वी में जन्म,
1715 ईस्वी में मृत्यु। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, जन्म इनका कानपुर तिकमापुर में हुआ और मृत्यु इनकी 1715। मूल नाम घनश्याम था। रुद्र सिंह जो सोलंकी थे चित्रकूट के राजा, उन्होंने इनको भूषण की उपाधि दी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बात करें इनके ग्रंथों की तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक तीनों उपलब्ध हैं, है ना। यही 3 ग्रंथ जो हमको मिले हैं यही उपलब्ध हैं। इनसे ही कुछ जानकारी हमको मिलती है। जो ऊपर की जानकारी है ना, ये शिवराज भूषण के आधार पर है, थोड़ा बहुत जो हमको मिलती है। शिवा बावनी और शिवराज भूषण शिवाजी पर बेस्ड है और छत्रसाल दशक छत्रसाल पर बेस्ड है, जो कि बुंदेलखंड के शासक थे। और याद ये रखना है कि ये इन्हीं के समकालीन थे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो छत्रपति और छत्रसाल के समकालीन कौन से कवि थे, तो कवि भूषण थे, इन्हीं के काल के हैं लगभग। अब कुछ और ग्रंथ भी हैं लेकिन ये अनुपलब्ध हैं, मिलते नहीं हैं, सिर्फ इनके नाम मिलते हैं। तो भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये इनके ही ग्रंथ हैं, याद रख लेना, लेकिन ये अनुपलब्ध हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं हमें। बात करें कुछ और तथ्यों की तो इनको कविराज की उपाधि भी दी थी आपके रुद्र सिंह सोलंकी ने, जो कि चित्रकूट के राजा थे। साथ में ये भूषण की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। तो ये इतने तथ्य थे आपके किसके संबंध में, कवि भूषण के संबंध में। अगले कवि की बात करें, साहित्यकार की बात करें तो पद्माकर प्यारेलाल, क्या नाम है इनका, हमेशा साथ में ही नाम लेना, पद्माकर प्यारेलाल। इनका मूल नाम तो यहां नहीं लिखा हुआ है, पर यह वास्तविक नाम एक्चुअली इनका प्यारेलाल था। क्या था, प्यारेलाल, ये याद रखिएगा आप लोग। तो पद्माकर प्यारेलाल की बात करना है हमें। 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मोहनलाल भट्ट जो कि एक तेलंग ब्राह्मण थे, उनके यहाँ सागर जिले में हुआ। तो कहां से संबंधित थे पद्माकर, सागर। देखो ये जो तथ्य है ना, इनकी जो जगहें हैं याद कर लेना, कहीं ना कहीं इनके नाम से अकादमियां मिल जाएंगी, इनके नाम से समारोह मिल जाएंगे, इनके सम्मान में कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी आपको आगे। तो इजिली आपको याद हो जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ के थे, आपको पता चल जाएगा कि यहीं पर होगा फिर वो समाधि या वो अकेडमी या कि वो समारोह यहीं हो रहा होगा। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाएगा भाई, कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाएगा। कालिदास अकादमी कहाँ होगी, कालिदास अकादमी उज्जैन के थे तो उज्जैन में होगी। समझ रहे हैं ना आप ये बात। तो ऐसे सभी लेखकों के संबंध में बातें होंगी, तो ध्यान रखना है। सबके नाम पर समारोह मनाए जाएंगे, अभी देखेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है कानपुर में गंगा नदी के तट पर। तो ये थे अपने पद्माकर प्यारेलाल, बिल्कुल अस्थाई प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, एक जगह नहीं ठहरे। इनका कहानी पढ़ो तो बड़ी मजेदार है, नीचे आपको दिखाएंगे भी। इतने सारे शासकों के यहाँ ये रहे और कई सारे ग्रंथों की रचना की। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर, हिम्मत सिंह नाम के शासक थे, उनके नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली। जगत सिंह के नाम पर जगत सिंह विरुदावली, ये लिखा। पद्माभरण लिखा। उसके अलावा गंगा लहरी, जग विनोद, आलीजाह प्रकाश, प्रबोध पचासा, राग रसायन, ये कुछ इनके क्या थे, ग्रंथ थे जो इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको सबको याद रखना है। कहीं दिक्कत आ रही होगी आपको, कितने सारे नाम इतने सारे पूछे जाते हैं इसलिए याद है। प्री में तो कम से कम यही पूछा जाएगा आपसे, ये तो देगा नहीं कि कौन सी पद्माकर जी की रचना है। इतना बस देता तो भी आप एक बार रीड कर लेते तो काम चल जाता। प्रश्न ऐसा आएगा कि आलीजाह प्रकाश किसने लिखा है, तब क्या करोगे, तब तो हमें याद ही करना पड़ेगा ना। मेंस में भी अपना 2-3 याद करके काम चल सकता है, क्योंकि मेंस में तो हमें अपने मन से लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कवि के बारे में मान लो पूछ ले, पद्माकर प्यारेलाल पर टिप्पणी कीजिए, तो जीवन परिचय बताकर रचनाएं 2-4 लिख दो जो आपको याद आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य में स्थान लिख दो, क्या है, भाषा शैली लिख दो। लेकिन ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपसे कोई भी उनकी रचना पूछी जा सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। विशेष की बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, तो रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि, ठीक, तो ये हमारे केशव दास जी थे, प्रथम कवि थे रीतिकाल के, और पद्माकर प्यारेलाल वो थे आपके अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि। इनको कई सारे राजाओं का राजाश्रय प्राप्त हुआ है, एक नजर डाल लेते हैं, बहुत इतना याद मत कर लेना, एमपी के दृष्टिकोण से एक रहेंगे, उनको याद कर लेना। नागपुर के राजा थे रघुनाथ राव या आपके अप्पा साहिब उनका नाम मिलता है, तो ये नागपुर के शासक थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के भी लड़के जगत सिंह, इन्हीं के नाम पर तो जगत विनोद और जगत सिंह विरुदावली ये जो 2 ग्रंथ लिखे हैं, है ना। फिर ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के यहाँ भी ये क्या है, रहे आपके। तो ये कुछ आपके राजाश्रय प्राप्त करने वाले जहां पे रहे, आप इन राजाओं के नाम
याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। एमपी के थे आपके ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया, इसलिए इनका तो नाम नहीं भूलना, बाकी ऊपर के आप भूल सकते हैं। ये मैंने जो फेमस नाम है उनको ही लिखा है। जयपुर अच्छी रियासत थी, एक बड़ी रियासत थी। नागपुर के भोसले शासक इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया शासक इंपॉर्टेंट थे। छोटे मोटे तो पता नहीं अन्ना पन्ना में कितनी जगहों पर ये रहे हैं, है ना, तो उनके तो नाम मैंने लिखे ही नहीं है, दिक्कत ना हो आपको। तो ये था बात आपके पद्माकर प्यारेलाल साहब की। इनके लिए इनको आपको याद रखना पड़ेगा। आइए, ये कंप्लीट हो गया हमारा मध्यकालीन जो साहित्यकार थे उनके नाम। मध्यकालीन में क्या क्या हमने पढ़ा, तो मध्यकालीन में जाना केशव दास के बारे में, मध्यकाल में हमने जाना भूषण के बारे में, और अंतिम पद्माकर प्यारेलाल के बारे में। अब चलना है हमें आधुनिक काल में। बहुत सारे साहित्यकार हमारे आधुनिक कालीन है, मतलब वर्तमान से। कुछ तो पीछे स्वर्गवासी हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में भी हैं। तो आइए उनको देखते हैं कौन कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम से शुरुआत करें अपन, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को आपको याद ही रखना पड़ेगा। माखनलाल चतुर्वेदी है ना, राष्ट्रीय कवि हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी एक उपमा है, एक भारतीय आत्मा। एक कवि थे, सुधी थे, चिंतक थे, प्रखर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, है ना। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं इनकी, बहुत सारे काम किए इन्होंने अपने जीवन में। इनकी मुकम्मल हिफाजत मतलब एक उपमा है, एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो बाबई नामक स्थान में हुआ है, जो कि होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम में हुआ था। इस नगर को माखनलाल चतुर्वेदी जी के सम्मान में माखनलाल नगर नाम दे दिया गया है। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल द्विवेदी था, चतुर्वेदी था। इनका जन्म डेट सहित याद रखना, 4 अप्रैल 1889 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म डेट याद रखना, जन्म का स्थान याद रखना, और पिता भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। होशंगाबाद में जन्म हुआ, लेकिन बाद में ये कहां चले गए, खंडवा चले गए। खंडवा से ही एक पत्रिका की शुरुआत की इन्होंने, जिसका नाम था कर्मभूमि, है ना। बाद में जबलपुर इसको स्थानांतरित कर दिया। और प्रताप और प्रभा इनकी नहीं थी, लेकिन इन्होंने इन पत्रिकाओं में भी क्या किया, संपादक का काम किया। संपादक मतलब होता है एडिटर। एडिटर मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कुछ लेख लिखने होते हैं, वो काम इन पत्रिकाओं में इन्होंने किए। कर्मवीर तो इनकी ही थी, साथ में प्रताप और प्रभा जैसी जो पत्रिकाएं थी इन पर भी इन्होंने क्या किया, संपादन का कार्य किया। 30 जनवरी 1968 ये ऐसी तिथि थी जिस दिन मां सरस्वती के इस आराधक का निधन हो गया। तो ये एक जीवन परिचय था माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। कहाँ पैदा हुए, तो नर्मदापुरम में बावई नामक स्थान, जिसका वर्तमान नाम माखनलाल नगर हो गया है। ये इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। प्रारंभ तो इनका जो छोटी मोटी शिक्षा शुरुआत थी, स्कूली शिक्षा रही, वो होशंगाबाद में हुई, लेकिन उसके बाद ये होशंगाबाद के ही नजदीक खंडवा जिले में चले गए। खंडवा में रहे, और खंडवा के बाद फिर इनका केंद्र आगे चल के जबलपुर भी हो जाता है ना। कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने कहाँ से किया, जबलपुर से किया। तो ये कुछ बातें हैं, तथ्य याद रखना। क्या क्या थे ये, तो स्वतंत्रता सेनानी थे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार भी थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको याद रखना है परिचय के रूप में। अब जो और इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है इनकी क्या, रचनाएं। रचनाओं में सबसे पहले हम काव्य रचनाओं की बात करेंगे। काव्य रचनाओं का मतलब कविताओं से, ठीक। तो कविताओं में मेरे क्लास में तो थी, आपके इसमें थी या नहीं पता नहीं मुझे। पुष्प की अभिलाषा नाम की पुस्तक वो थी कविता, एक चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, वो वाली कविता यदि आपको याद हो तो ये पुष्प की अभिलाषा वही वाली कविता है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, धिजुरी नहीं है, ये बिजुरी है। बिजुरी काजल आंज रही, धूम्र वलय, अमर राष्ट्र, मरण ज्वार, माता। ये सब की सब क्या है, काव्य हैं, इनके कविताएं हैं। वापस से रिपीट करता हूं, पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, यहां तक ये तीन तो भूलना ही भूलना नहीं है ना, ये तीनों नहीं भूलना है। शेष को भी याद रखना है, समर्पण, बिजुरी काजल आंज रही, धूम्र वलय, अमर राष्ट्र, मरण ज्वार और माता। ये कविताएं थी। बात करें कहानी की, तो कला का अनुवाद इन्होंने एक लिखा कहानी, और कहानी और कहावत नाम से भी एक कहानी लिखी। एक नाटक भी लिखा, कृष्ण अर्जुनियम नाम का नाटक भी लिखा। उसके अलावा निबंध भी लिखे इन्होंने। निबंध में साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे और पांव पांव।
बात करें महाकाव्य की, एक तो महाकाव्य भी लिखा इन्होंने रंगों की बोली, भाषण में इन्होंने चिंतक की लाचारी लिखा, और संस्मरण में इन्होंने समय के पांव लिखा। ये सब आप जानते होंगे, 8वीं 9वीं में सब रहता है कि कहानी, नाटक, ये सब विधाएं हैं कि कविता होती है, कहानी होती है, नाटक होता है, संस्मरण होता है, पत्र लिखना होता है, वो सब चीजें यहाँ पर है। संस्मरण मतलब आप आज से 25 साल बाद कुछ लिखो, आज की बात को, स्मृतियों पर जो आपके हो वो संस्मरण कहलाता है। बाकी सब कहानी निबंध आप अच्छे से जानते हैं। तो ये इतने सारी रचनाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 3-4 से काम चला लेंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएगा आपका काम। ये छांट कर ही लिखा गया है, पहली बात तो यही याद रखो। अब छठे को कितना छांटोगे तुम लोग, राइट। तो कहानी क्या, इन्होंने 2 ही कहानी लिखी होगी क्या, एक ही नाटक लिखा होगा, है ना। कविताएं ही इनकी बहुत सारी हैं, तो ये छांट कर ही दिया गया है आपको। इसको ध्यान से आपको बैठकर याद करना है, 2 4 10 बार 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 लिखना है अपनी नोट्स पर, याद हो जाएंगे। ठीक, कोई ट्रिक अनावश्यक बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सी क्या विधा है उसके साथ ही ऐसा आप याद कर लेना, ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे आप। बालकृष्ण शर्मा नवीन, अगले व्यक्तित्व पर चलें, अगले साहित्यकार पर चलें। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे वो 8 दिसंबर 1857 को पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे, तो शाजापुर में पैदा हुए थे। ठीक, सबकी जगहें जरूर याद रखते जाना, बार बार बोल रहा हूं। कालिदास कहां के थे, उज्जैन के थे। आपके भर्तहरि कहां के थे, उज्जैन के थे। आपके बाणभट्ट कहां के थे, प्रीतिकूट नामक स्थान बिहार में। उसके अलावा भवभूति हमने पढ़ा, भवभूति कहां के थे, पद्मपुर के थे, जो कि विदर्भ में है। फिर आ जाए मध्यकालीन साहित्यकारों में, तो उसमें आपके केशवदास कहां के थे, ओरछा के थे। उसके अलावा अगले साहित्यकार हमने किसको पढ़ा, अगले साहित्यकार भूषण को पढ़ा। भूषण कहाँ थे, कानपुर के आसपास के। जानकारी नहीं मिलती ना, पर कानपुर याद रखना है आपको। देन आपको एक पद्माकर जी की बात करें, वो सागर के थे। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के थे। अब बात आ गई किनकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ये शाजापुर के। तो ये जगहें, इनके जन्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे ये, रिपीट करा रहा हूं बार बार आपको ताकि याद हो जाए। शाजापुर के भयाना गांव के थे। इनके पिता का नाम जमुना दास शर्मा था, और इनका जो निधन हुआ वो 29 अप्रैल 1960 को जो है तो हो गया, लगभग 63 वर्ष की आयु में। इनकी रचनाओं की बात करें तो उर्मिला नामक एक महाकाव्य इनका बहुत पॉपुलर है। उर्मिला कौन थी आप जानते हैं, उर्मिला थी आपके लक्ष्मण जी की पत्नी, है ना। तो उनका संघर्ष इसमें लिखा गया है। उर्मिला पर बेस्ड है पूरी कहानी। महाकाव्य है तो मतलब उर्मिला का पूरा जीवन ही होगा। महाकाव्य मतलब क्या, किसी भी व्यक्तित्व पर के पूरे जीवन पर प्रकाश डालना, वो क्या है, महाकाव्य है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी एक अंश को लिखना, वो खंड काव्य होता है। ठीक, तो उर्मिला एक महाकाव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। खंड काव्य में बात करें तो प्राणार्पण इन्होंने लिखा, प्राणार्पण है ना। फिर अन्य कुछ इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आप ध्यान रखिए, अपलक, रश्मिरेखा, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, जूठे पत्ते और कुमकुम। तो ये कुछ अन्य इनकी रचनाएं थी, याद करना है। कुछ और विशेष की बात करें तो प्रताप और जो प्रभा पत्रिकाएं थी, है ना, जो पीछे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी जिनका क्या किया था, संपादन किया था, तो इन्होंने भी उन पत्रिकाओं पर क्या किए, लेख लिखे हैं, उनका भी संपादन इन्होंने कर रखा है। राजभाषा आयोग बनाया गया था 1955 में, प्रथम राजभाषा आयोग आपका, उसके ये अध्यक्ष सदस्य रहे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के थे, शाजापुर के थे, ये इंपॉर्टेंट बात। और फिर इनकी रचनाएं उर्मिला और प्राणार्पण इनके महाकाव्य और खंड काव्य थे। अपलक, रश्मिरेखा, हम विस्पाई जन्म के, कुमकुम, विनोबा स्तवन, ऐसे कुछ आपके दूसरे काव्य भी मिलते हैं। ये संक्षिप्त में बात थी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब नाम सुना होगा आपने, है ना। तो आइए अब इनकी भी बात करते हैं। ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ी रही। इनका जन्म कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से बाहर हुआ, तो निहालपुर प्रयागराज में, जिसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम ही तो लिखा हुआ है प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद था। तो निहालपुर प्रयागराज में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। इनका जो शादी होता है वो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से होता है। स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी, है ना। आपने जब झंडा सत्याग्रह पढ़ा था तब मैंने बताया था कि ये पति पत्नी थे, लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान से इनका विवाह हुआ। लक्ष्मण सिंह पढ़ाई करने के लिए आ गए जबलपुर, तो उन्हीं के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान भी कहाँ आ गई, जबलपुर आ गई। तो प्रदेश के 2 स्थान, एक खंडवा और एक जबलपुर। मेन जगह कभी पूछा जाए कहाँ संबंधित है तो जबलपुर याद रखना है। गांधी जी के आंदोलनों से प्रभावित हुई, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया,
तो इन्हें कई बार अपने पति के साथ जेल भी जाना पड़ा। ये कुछ घटनाएं थी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। जब हमारा देश आजाद हो गया है ना, तो उसके बाद ये मध्य प्रदेश असेंबली मतलब जो विधानसभा है उसकी सदस्य भी रही, मतलब एक प्रकार से ये विधायक भी रही, आप ऐसा कह सकते हैं। आपने कर्मभूमि, कर्मभूमि जिसके संपादक कौन थे, या कि ये वास्तव में वो संपादक भी थे और इसके मालिक भी कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने ही शुरू किया था इस पत्रिका को, राइट। और प्रभा, प्रभा नाम की जो पत्रिकाएं थी इनका संपादन जो है तो इन्होंने भी किया, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी ने 3 पत्रिकाओं का किया, कौन कौन सी, एक थी कर्मवीर तो उन्हीं की, दूसरी प्रभा और प्रताप की। प्रताप और प्रभा के संपादक आपके बालकृष्ण सरवानमीन भी होते हैं, और कर्मवीर और प्रभा की संपादिका आपकी कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान भी बनती हैं। तो ये इतने सारे तथ्य हैं, बार बार रिपीट करना। 1948 में बसंत पंचमी के दिन सिवनी में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, एक दुखद घटना। तो ये एक जीवन परिचय था इनका। बात करें आगे, हम तो रचनाएं देख लेते हैं अलग से। रचनाओं में इनके काव्य संग्रह मतलब कविताएं देखेंगे, कहानियां देखेंगे, कुछ बालकों के लिए भी कविताएं इन्होंने लिख रखी, उनको भी देखेंगे। झांसी की रानी आपने सुनी ही होगी निश्चित रूप से, तो इसको तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो सुना होगा। बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वाली जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखी थी, और इसी के कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी, ठीक, पूरे देश में नाम हुआ था। देन बात करें और कविताओं की, तो मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाला बाग में वसंत, साथ में ही याद कर लेना बसंत से, वीरों का कैसा हो बसंत। तो जलियांवाला बाग में बसंत और वीरों का कैसा हो बसंत, ये एक साथ याद कर लेना। फिर है पहेली और बचपन, ये इनकी प्रमुख कविताएं थी। कहानियों की बात करें तो बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र। बाल कविताओं की बात करें तो सभा के खेल, कदम्ब का पेड़ और विवेचनात्मक गल्प विहार, ये कुछ इनकी क्या थी, बाल कविताएं थी। जब समय मिले आपको कभी तो कहानी वहानी तो पढ़ ही सकते हो, कविताएं भी पढ़ सकते हो। अब अभी तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपके सिर पे एग्जाम है, लेकिन जब खाली समय रहा करे, पढ़ाई हमेशा करना है, जीवन भर करना है ना, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते रहना चाहिए, बहुत सीख दे जाती हैं, ठीक। साहित्यिक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है, बस इतनी सी बात है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं, है ना। आप साहित्य पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें तो आपका व्यक्तित्व बहुत निखर कर सामने आएगा, ये अच्छी बात होती है ना। हमेशा आपने सुना होगा जितने भी बड़े लोग हैं कहते पुस्तकें पढ़ो, क्यों कहते हैं, कुछ तो बात होगी ना यार, तो पढ़ो। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी अगले व्यक्ति हैं अपने, 1904। ये मेरा दिमाग समझता है ना किस तरह से मैं नोट्स बनाता हूँ, डेट के हिसाब से फिट कर रखा है। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी 1889, फिर 1897 में आपके बालकृष्ण सरवानवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, 1906 में नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्रम है ना, एटलीस्ट हमको पहले तो नाम याद हो ना, और सीक्वेंस में याद हो, देन फिर वो कहाँ के थे यह याद हो, देन फिर उनकी रचनाएं क्या है यह याद हो, धीरे धीरे साइकिल चलती है। तो क्रमबद्धता बहुत जरूरी है अध्ययन में। 1906 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, ये उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गोवर्धन लाल वाजपेयी इनके पिता का नाम था। इनकी मृत्यु 1967 में हुई। इसमें आपको बस उन्नाव जिले के थे इतना याद रख सकते हैं, बाकी बातें शेष काम की नहीं है। इनकी रचनाओं की अब बात हमें यहाँ पर करना है। जहां भी आपको साहित्य वाहित्य मिल जाए बहुत सारा तो समझ लेना वो आनंद दुलारे वाजपेयी की जो है तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, समझ रहे हो, साहित्य तो कितने सारे आ गए, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य। इसके अलावा निबंध प्रकीर्णिका, हिंदी साहित्य का सृजन, फिर साहित्य आ गया, और समीक्षा, हिंदी साहित्य का सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो 6 या 5, 1 2 3 4 5 रचनाएं तो इनकी साहित्य करके ही हैं। तो ऐसा कहीं मिल जाए तो सीधा कनेक्ट कर देना है नंद दुलारे वाजपेयी से। कहाँ के थे, उन्नाव जिला के। तो ये इनकी रचनाएं हैं। ध्यान से बैठकर क्रम आप आराम से चेंज कर सकते हैं, जो ट्रिक आप बना सकते हैं बना लीजिएगा और सजाकर इनको याद कर लीजिएगा। तो ये थे आनंद दुलारे वाजपेयी साहब। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, हालांकि वो एमपी के भी नहीं थे तो इतने महत्व के भी नहीं है,
स्किप कर सकते हैं आप, आपको लगे तो, पर क्योंकि पुस्तकों में दिया हुआ है एमपी की सारी पुस्तकों में, तो एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है वो कहीं अलग से अपनी किताबें बनाने नहीं जाते हैं, यहीं से पुस्तकें उठाते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है, कम से कम आधे प्रश्नों में तो ऐसा ही होता है। भवानी प्रसाद मिश्र ये हैं आपके एमपी के ही। हरदा जिले में एक गांव है खिरकिया, यहाँ के ये जन्म हुआ था इनका, भवानी प्रसाद मिश्र का, 23 मार्च 1914 के। 1906 में आनंद दुलारे वाजपेयी को देखा, अगला जन्म हुआ हमारे 1914 में, भवानी प्रसाद मिश्र। बस इतना ही याद रखना है, हरदा में ये पैदा हुए थे, पहले होशंगाबाद में ही आता था हरदा, पर बाद में अलग हो गया, तो वो गांव कहाँ चला गया, आपके हरदा में। रचनाओं की बात करें तो आइए रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। गीत फरोश बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे आगे लिखी हुई है। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड मिलते हैं जिनके कारण वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गांधी पंचसती, कमल के फूल, सन्नाटा, सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल में तो सन्नाटा होगा ही, सन्नाटा के साथ साथ अंधेरा भी होगा, और जहां सन्नाटा और अंधेरा होता है तो दुख लगने लगता है ना। और जब दुख लगने लगता है तो पांव थरथराने लगते हैं, ठीक, ऐसे कुछ कनेक्ट करना है, कहानी जोड़ना है आपको, राइट। समझ रहे हैं ना मेरी मतलब ट्रिक, आप ऐसे बनाएंगे, तो अभी के अभी मैंने बना दिया एक ऐसी ट्रिक, इस तरह से कनेक्ट करके याद कीजिएगा। अनाम, तुम आते हो, अनाम अलग है और तुम आते हो अलग है। जल रही सड़कों पर बत्तियां, इस तरह से। तो जब तुम लोग सतपुड़ा के घने जंगलों में, जहां अंधेरा था, सन्नाटा था, और जहां आपके पांव थरथरा रहे थे, जिससे आपको दुख लग रहा था, जब आ जाएंगे आप सड़कों पर जहां बत्तियां जल रही हैं, तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी के द्वारा आपकी ये कहानी जुड़ गई। एज्यूम करना है, विजुअल्स लाना है दिमाग में। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कारावास में रहते हुए साहित्य का सृजन किया। तो ये थे भवानी प्रसाद मिश्र। तो आधुनिक कवियों में हमने देखा अभी मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को, हमने देखा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को, हमने देखा सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, हमने देखा नंद दुलारे वाजपेयी जी को, हमने देखा भवानी प्रसाद मिश्र जी को। अब देख रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन साहब को। तो छायावादी और प्रगतिवादी कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म भी कहाँ हुआ था, उन्नाव में हुआ था। इनकी कर्म स्थली लेकिन क्या रही, मध्य प्रदेश रही, इसलिए हमको यहाँ पढ़ना है। विक्रम विश्वविद्यालय के एक कुलपति और उपकुलपति रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो वही ध्यान से सुनना है, अब रचनाएं ही सीधे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिल्लोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता गया, पर आंखें अभी भरी नहीं, मिट्टी की बारात, काठ का सपना, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, युग का मोल। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, जो आपको अपने हिसाब से कहानी बनाकर याद करने की कोशिश करना है। ऑब्जेक्टिव लगा लेना, एक बार इनको 2-3 बार लिखकर याद करना, ऑब्जेक्टिव लगाना, याद हो जाएंगे, है ना। आप बिल्कुल सोच पा रहे होंगे कि कठिन है, कैसे याद होगा। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसकी। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ऐसे बहुत सारे बढ़िया नाम वाले व्यक्ति मिल जाते हैं जो अच्छा नाम लगाते हैं अपने पीछे, ठीक। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनकी बात करें तो कहाँ के हैं ये, तो श्योपुर कला के हैं। कहाँ के हैं, पीछे के साहित्यकार को हमने देखा 1914 के बाद 15 में आ गए, 1914 में भवानी प्रसाद मिश्र, 15 में आपके शिव मंगल सिंह सुमन, और 17 में आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। श्योपुर कला में हुआ था इनका, श्योपुर कला मतलब श्योपुर जो जिला है मुरैना के पश्चिम दिशा में। 1964 में इनको भगवान ने दर्शन दे दिए। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी कविता है। साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति। तो ये कुछ इनके ग्रंथ थे आपके गजानन माधव मुक्तिबोध साहब के। बात करें अब थोड़ा सा कॉमेडी वाले व्यक्तियों की। 2 व्यक्ति हमारे प्रदेश के जो कि कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कॉमेडी बस नहीं लिखी, लेकिन जाने इसीलिए जाते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए जाने जाते हैं। व्यंग विधा को एक्चुअली विधा बनाने का काम, जैसे कि
कविता होती है, कहानी होती है, निबंध होता है, संस्मरण होता है ना, भाषण होता है, ये सब विधाएं हैं हिंदी की। तो व्यंग को नहीं मानते थे लोग पहले विधा, तो ये काम हरिशंकर परसाई जी ने ही किया हुआ है आपके, कि व्यंग को एक विधा का स्वरूप देने का काम जो है हरिशंकर परसाई जी ने किया। तो व्यंग विद्या को केंद्रीय भूमिका में लाने वाले परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ। तो होशंगाबाद में ही उनका भी जन्म हुआ। इन्होंने मासिक पत्रिका प्रहरी और वसुधा, ये दो पत्रिकाएं अलग से आ गई। हमने पीछे कर्मभूमि, प्रताप और प्रभा नाम की पत्रिकाएं देखी, अब प्रहरी और वसुधा। तो प्रश्न ऐसा आता है कि प्रहरी जो पत्रिका थी, निम्नलिखित में से कौन उसके संपादक थे? तो हरिशंकर परसाई। 1995 को इस व्यंग विद्या के महान हस्ती जो चिर निद्रा में विलीन हो गए। इनकी रचनाओं की बात करें तो कहानियों, देखो कुछ कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा है, केवल व्यंग बस नहीं लिखे हैं। तो कहानियों में देखें तो हंसते हैं, रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें तो रानी नागमती या नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार की ताबीज या का ताबीज, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, तुझे नहीं भाई मुझे है, शिकायत, ये भी यहां लगेगा, शिकायत मुझे भी है, ये याद रखना, आप सुधार लेना, मैं सुधार कर दूंगा आपको पीडीएफ। तुलसीदास चंदन घिसे, उसके अलावा निठल्लों की डायरी, कबीरा खड़ा बाजार में सुनो भाई साधो, पूरा नाम है कबीरा खड़ा बाजार में सुनो भाई साधो। तो ये कुछ निबंध थे इनके। व्यंग की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव भरी फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, संस्मरण में एक तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी, ढेर सारी, महान व्यक्तित्व हैं इसलिए रचना भी महान मिलेंगी, ढेर सारी मिलेंगी। कोशिश करना याद करने की, 2-3 बार लिखकर याद हो जाएगा। आइए शरद जोशी की ओर चलते हैं। अगले जो कॉमेडी व्यक्ति थे, व्यंग्यकार थे, तो एक बढ़िया साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए हंसाना कितनी बड़ी कला की बात है। वर्तमान हास्य कलाकारों को आप जानते हैं कि बिना उटपटांग बातें किए हंसा ही नहीं पाते हैं। उज्जैन के थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। शरद जोशी 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ था। 1991 तक जीवित रहे और फिर प्रभु को प्राप्त हुए। व्यंग विधा में देखें तो परिक्रमा, फिर किसी बहाने से, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां, पिछले दिनों और दूसरी सतह, ये व्यंग है। आप कुछ कुछ तो आपने पढ़ी रखी होगी कहीं ना कहीं, 6वीं के बाद से ये विधाएं चालू हो जाती हैं अपनी पुस्तकों में और कहीं ना कहीं ये मिलती रहती हिंदी में। ना मिले तो ये सर्च कर लेना, इंटरनेट पर मिल जाएंगी इजिली। तो बहुत पूरी अलग से जो किताब आती है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट वाली जो होती है वो कहानी पढ़ना है, वो व्यंग पढ़ने हैं। अंधों का हाथी और एक था गधा, इनके नाटक थे। मैं और केवल मैं, ये इनका उपन्यास था। कहानी संग्रह में इन्होंने एक लिखा है तिलिस्म। तो ये कुछ बातें थी आपके शरद जोशी साहब की। आइए अगले कलाकार की ओर चलते हैं, अगले साहित्यकार की ओर चलते हैं। मुल्ला रमूजी मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? तो भोपाल के थे। कहाँ के थे? भोपाल के। मोहम्मद सलेह के यहाँ इनका जन्म हुआ था और 10 जनवरी 1952 को इनकी मृत्यु 1896 में। यहाँ से डेट उम्र की मतलब पैदा होने की जो तिथि थी यहाँ गड़बड़ा जाएगी, है ना। ये लास्ट में थे, कुछ बातें मैंने और ऐड की है। सबसे अंतिम में एक मुस्लिम साहित्यकार थे इसलिए इनको अंतिम में शामिल किया था, लेकिन आगे मैंने कुछ और लोगों को जोड़ा है आपके लिए। तो देखते हैं। मुल्ला रमूजी 1896 में पैदा हुए, 10 जनवरी 1952 को स्वर्गवासी हो गए, सुपुर्दे खाक कर दिया गया इनको। बात करें इनके रचनाओं की तो इनकी रचनाएं 2-3 बार सिर्फ आप रीड कर लोगे ना तो याद हो जाएंगी इजिली, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जैसे ही नाम बार बार मिलते हैं। ठीक, तो शुरुआत करें। आपकी सबसे पहले करा दें शादी। ये देखो शादी हो गई, जब शादी हो जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी आपकी और फिर बिगड़ना भी शुरू हो जाएगी। औरत जात, है ना, शादी किससे होती है? औरत जात से। तो शादी जिंदगी में जो है आपको शादी करना है एक औरत जात से और बाद में औरत जात से लड़ाई करके लाठी और भैंस खेलना है ना, एक दूसरे को कूटना है। यहां तक तो 2-4 बातें याद हो जाएंगी मजाक मजाक में।
है ना। तो शादी, जिंदगी, औरत, जात, लाठी, भैंस, ये सब चलता रहता है। ठीक, अब बाकी देखो इनकी रचनाएं। इंतखाबे गुलाबी उर्दू, मजनुआ गुलाबे उर्दू, इजिली याद हो जाएगी। इंतखाबे गुलाबे उर्दू, मजनुआ गुलाबी उर्दू, क्लियर। देन गुलाबी उर्दू, गुलाबी जंग, लो उसी तरह के तो नाम है। इंतखाबे गुलाबी उर्दू, मजनुआ गुलाबे उर्दू, गुलाबी उर्दू, गुलाबी जंग। ठीक, और देखें तो मीका लात गुलाबी उर्दू, ये भी उसी तरह है, आप एक साथ इनको लिख लेना। ठीक, फिर बात करें अब दूसरी, तो सुबह की लताफत, सिफा खाना, अंगूरा और मुल्ला रमूजी, दीवाने मुल्ला रमूजी, राइट। तो ये कुछ ग्रंथ हैं इनके, कुछ नाम से मिल रहे हैं इनके, कुछ गुलाबी उर्दू से मिल रहे हैं। तो ये गुलाबी उर्दू जो लग रहा है ना, तो इस कारण से इनको गुलाबी उर्दू का जनक ये लिखा हुआ है। गुलाबी उर्दू का जनक किन्हें कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप, मुल्ला रमूजी को। इनकी रचनाएं ऐसी हैं। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृत भवन का नाम इनके ऊपर रख दिया है। इसको मत पढ़ो अभी, ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, चलो ऊपर की रचनाएं तक आप याद रखना। सही सेंटेंस नहीं है, क्या अनावश्यक बात करें उस पर। बसीर बद्र, अगले हमारे जो साहित्यकार हैं वो कौन है आपके, बसीर बद्र साहब हैं। ये भी मुस्लिम साहित्यकार हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में संक्षिप्त में। कहाँ के थे, सबसे पहले तो ये जाने, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1945 में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बसीर था, ये पूरा नाम जरूर आप याद रखना। बात करें इन रचनाओं की, तो आस नाम की एक रचना है, आस, ओस की बूंदें, उजाले अपनी यादों के, उजालों की पारियां, रोशनी के घरौंदे, हिंदी तुम्हारे, रोशनी के घरौंदे, हिंदी तुम्हारे लिए, और एक है क्रॉन्च। ठीक, तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी। कुछ और फैक्ट्स हैं, ये आपके उर्दू के प्राध्यापक रहे और इनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। वर्तमान समय में इनके पुत्र नुसरत बद्र एक प्रसिद्ध गीतकार या के शायर हैं। तो ये कुछ तथ्य थे आपके किससे रिलेटेड, बसीर बद्र से रिलेटेड। अगले, ये अपने एमपी के नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ संबंध है, इस कारण से आपको इन्हें पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत याद रख लेना, अन्यथा आप इनको छोड़ सकते हैं। ये हैं आपके बसीर बद्र। और बहुत जबरदस्त बात इन्होंने कही एक, जिस दिन से चला हूं मेरी जिंदगी पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी जिंदगी पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिंदगी नहीं, गड़बड़ हो गया। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, क्या कहते हैं, आपके लिए मोटिवेशन रहेगी ये बात, इसलिए पढ़ रहा हूं। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर क्या है, सड़कों पर लगे हुए, जब हम सड़क पर चलते हैं तो नापते रहते हैं ना, 52 किलोमीटर बचा, 50 किलोमीटर बचा, 23 किलोमीटर बचा, मतलब आप सिर्फ काट रहे हो रास्ता। तो ये जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, बहुत ऊंची बात है कि आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। ये बीच में जो चीजें आती रहती हैं उन पर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे बसीर बद्र साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी कहाँ के थे, सिंपल याद रखना, सागर के थे, और 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इन्होंने प्रयाग से प्रकाशित होने वाली 2 पत्रिकाएं, एक है बाल सखा और दूसरा है सरस्वती, इन पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब केवल साहित्यकार नहीं थे, और भी बहुत सारे काम इनको आते थे। उपन्यास की बात करें तो सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा नामक उपन्यास लिखा। कुछ और काव्य लिखे, उसमें भौमासुरवध, विनय पचासा, पौराणिक नाटक, पद्म पुष्पावली, सुदर्शन, हिंदुस्तानी शिष्टाचार। तो ये कुछ इनके ग्रंथ थे कामता गुरु साहब के। अभी इनको अब फटाफट देख लेते हैं, ये देख ही लिए लगभग अंतिम है ये कवि अपने। फिर अपन चलते हैं लोक साहित्यकारों में। कहाँ चलने वाले हैं, लोक साहित्यकारों में। लोक साहित्यकारों की जानकारियां थोड़ा सा आपसे आती है संख्या वो 4 ही, लेकिन प्रश्न वहां से ज्यादा आ जाते हैं। तो कवि प्रदीप, ये इंपॉर्टेंट एक व्यक्तित्व है, अंतिम में आ रहे लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कवि प्रदीप कहाँ के थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, जो कि मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, है ना, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। ये कहाँ के थे, उज्जैन के थे। कहाँ के थे,
उज्जैन के थे। उज्जैन के बड़ नगर के थे ये। और एक खूब आपने सुना होगा गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उसके लेखक यही थे। तो कुछ ऐसी ही फेमस चीजें देशभक्ति से रिलेटेड जो पंक्तियां थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, दूर हटो वह दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसी कई सारे मतलब फिल्मी दुनिया से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। तो बहुत सारे ऐसे जो गीत वगैरह इन्होंने लिखे हैं। आपको क्या पूछा जाता है, कवि प्रदीप कहाँ के थे, उज्जैन के थे। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या, मूल नाम आपको बताई नहीं मैंने। मूल नाम देखो, इनका नाम याद रखना, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी इनका मूल नाम था। तो दो बातें याद रखना, एक इनका जगह के कहाँ के थे, उज्जैन के थे, और फिर ये इनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। आइए अब चलते हैं हम अगले हिस्से में। हमने 3 खंड क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सी 3 खंड कंप्लीट कर लिए हैं, हमने 3 खंड कंप्लीट कर लिए हैं। प्राचीन साहित्यकार, उसके अलावा मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार। अब हम आज गए हैं लोक साहित्यकारों में। लोक साहित्यकार में 4 को पढ़ना है। एक है आपके ईसुरी जी, दूसरे हैं आपके जगनिक, घाघ, और आपके अंतिम किनको शामिल किया है मैंने, देख लूं, सिंगा जी को। चलो ईसुरी से शुरू करते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो कहां के रहते थे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। झांसी के मौरानीपुर में इनका जन्म हुआ था, मेढ़की गांव में। कहां पर, मेढ़की में, झांसी के मौरानीपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये इनका जो कभी न कभी वंशज था वो ओरछा से रिलेटेड थे। और अब इनकी चीजें क्या है, ईसुरी की जो फागे हैं, एक्चुअली किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये फाग के लिए प्रसिद्ध है। ईसुरी की फागे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वो अपने पूरे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का रीजन कुछ एमपी में भी आता है और कुछ मतलब यूपी में भी आता है ना। तो यूपी में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये सब जो जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, ये सब बुंदेलखंड के ही हिस्से हैं। उसी तरह से एमपी के आप बुंदेलखंड को जानते हैं। तो बुंदेलखंड दोनों रीजन में है, इसलिए दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें ईसुरी की, तो ईसुरी का जन्म कहाँ हुआ, तो झांसी जिला, जो कि बिल्कुल मध्य प्रदेश के पास ही है, मौरानीपुर के मेढ़की गांव में हुआ। कब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लगभग याद कर सकते हैं 1898 ईस्वी को, पंडित भोलानाथ तिवारी के यहाँ। तो ये थे तिवारी जी। और तिवारी जी की बात करें, पूरा नाम इनका कहाँ है, हाँ इनका पूरा नाम लिखा ही नहीं है तो लिख दो, इनका जो पूरा नाम था वो ईसुरी प्रसाद तिवारी था। ठीक है, ईसुरी प्रसाद तिवारी इनका पूरा नाम था। इनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो भूधर नायक आपके इनके मामा थे, भूमिधर नायक या भूधर नायक, इन्होंने इनका लालन पोषण किया। आगे चल के आपके ईसुरी जी जो है विवाह भी कर लेते हैं श्यामा नामक एक स्त्री से। लेकिन श्यामा से इनको बड़ा प्रेम नहीं रहता है, इनको प्रेम रहता है एक दूसरी स्त्री से जिसका नाम था रजऊ। तो रजऊ के नाम पर, यानी रजऊ इनके जो चौकड़ियां मिलती, इनकी जो ये चीजें हैं उनको चौकड़ियां कहते हैं, 4 लाइनों वाली है ना, 4 कड़ियों वाली ऐसा कह दीजिए आप। तो ये चौकड़ियों में इनके रजऊ नाम काफी बार मिलता है, इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि ये रजऊ कहीं ना कहीं इनकी प्रेमिका रही होगी। हो गयो संग हमारो तेरो, प्यारी मुख ना फेरो, ईसर जो मन पूरे हो गए, रजऊ तुम्हारे चेरो। तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं, कुछ लिखा है, एक एग्जाम्पल के लिए, रजऊ के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये श्यामा क्या क्या याद रखना है आपको, कि इनका जन्म कहाँ हुआ, झांसी में हुआ है। पहली बात ये याद रखना, इनके वंशज कहीं ना कहीं ओरछा से रिलेटेड थे, बुंदेलखंड रीजन में प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है, फागों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनकी पत्नी का नाम श्यामा था, इनके मामा थे भूमिधर नायक, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, और इनकी प्रेमिका का नाम था रजऊ। क्लियर, तो ये इतना याद रखिए। रचनाएं भी हैं इनकी, लेकिन इन्होंने नहीं रची हैं, इन्होंने मौखिक ज्ञान बढ़ाया। आगे चल के लोगों ने ये जो बातें चलती थी उस वहां पर बुंदेलखंड में फागे गाया करते थे लोग बाग, तो उनसे फिर सुन सुनकर वो चीजें क्या की गई, लिपिबद्ध की गई, नोट किया गया उनको। तो आइए देख लेते हैं उनको भी। ईसुरी की फागे नाम से कृष्णा नंद गुप्ता जी ने क्या किया, ईसुरी की फागों को क्या है इस नाम से संकलित किया। गौरी शंकर द्विवेदी साहब ने ईसुरी प्रकाश नाम से इनकी जो रचनाएं थी उनको संग्रह किया। लोकेंद्र सिंह नागर ने ईसुरी सतसई नाम से इनकी जो चीजें थी उसको संग्रह किया। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, तीनों लेख याद रखना। बाबू कृष्णानंद
इन्होंने क्या किया, ईश्वरी की फागें, ईश्वरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो फाग गायन के लिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, देन बात करें ईश्वरी प्रकाश जो है वो आपके गौरी शंकर द्विवेदी जी ने और लोकेन सिंह नागर जी ने आपके ईश्वरी सत्सई नाम से संकलित किया है इनकी चीजों को। इनको बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। जयदेव एक महान साहित्यकार थे, उनके नाम पर, उनके सम्मान पर इनको आपके बुंदेलखंड का जयदेव भी कह दिया जाता है। तो ये था ईश्वरी की बात संक्षिप्त में। बात करें जगनिक की, जगनिक एक महान योद्धा, महान साहित्यकार थे। इनकी चर्चा पीछे भी हुई थी जब मैं आपको चंदेल वंश पढ़ा रहा था। चंदेल वंश में आपने जब परमर्दी देव या परमल देव पढ़ा था, तब उनके साहित्यकार के रूप में हमने देखा था कि जगनिक इनके दरबारी कवि हुए, जिन्होंने एक महान ग्रंथ आल्हा खंड लिखा है ना। तो आइए देख लेते हैं जगनिक को। लोक गाथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कराने वाले लोक साहित्य के प्रखर प्रेषक जगनिक को माना जाता है। ऐसे लोक कवि का जन्म 1230 ईस्वी में हुआ। देखो ये गड़बड़ तथ्य है, संवत लिखा हुआ है हालांकि, तो चल जाएगा। संवत जानते हो ना, 57 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। तो जब भी ऐसी डेट मिले, जैसे 1230 ये लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको आप 57 घटा देंगे, जो डेटा आएगा लगभग वो आपका क्या हो जाएगा, ईस्वी सन आ जाएगा। ठीक, तो जब भी संवत में कोई डेटा रहे उसमें माइनस कर दिया करो 57, ठीक, तो डेटा आ जाएगा। तो ये क्या है, इनकी भी प्रारंभिक जानकारी नहीं मिलती ना लोगों को, इसलिए मैं ये काट रहा था। ठीक, प्रारंभिक जानकारी इनकी मिलती नहीं है, पर जो भी रामचंद्र शुक्ल जी ये हैं, ये आदमी, ये जो डेट बताई गई है वो हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान आपके रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनके अनुसार ये डेट थी, है ना, संवत में। लगभग यही काल था आपके परमर्दी देव का भी, है ना। 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी के आसपास तक आपके परमर्दी देव क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो परमर्दी देव के काल में ही थे, ये बात तो तय है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सदी बता देना कि 12वीं 13वीं सदी में, ठीक है, 1100 से 1200 के बीच का काल 12वीं सदी। तो 1165 से तो 1203 ईस्वी तक ही शासन था परमर्दी देव का, तो 12वीं और 13वीं सदी के आसपास इनका काल था, ऐसा कह सकते हैं। नरेश परिमल देव के दरबारी कवि के साथ योद्धा भी थे, अनेक युद्धों में इन्होंने स्वयं भाग लिया है। प्रसिद्ध कवि चंदबरदाई जगनिक के समकालीन थे। तो पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण होते चंदेल वंश में पढ़ा है आपने, परमर्दी देव के ऊपर होते हैं पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो जब ये आक्रमण हो रहे थे तो ये समकालीन ही है, तो पृथ्वीराज के साथ पृथ्वीराज चौहान, चंदबरदाई साथ में थे आपके, और यहाँ परमल देव के साथ उसी तरह के एक लेखक जगनिक साथ में थे। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा और इन्होंने परमल रासो लिखा। तो रासो जो ग्रंथ थे इन्होंने लिखे हैं। इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी परमल रासो नाम की रचना है, जिसका एक खंड क्या है, आल्हा खंड। आल्हा खंड में किसकी चर्चा की गई है, आल्हा खंड के बारे में अलग से तथ्य नोट करते जाना, इसकी बात केवल पर्सनल कर रहा हूं मैं। आल्हा खंड में क्या है, तो आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों का युद्ध, 52 लड़ाइयों का वर्णन है। किसकी 52 लड़ाइयां, आल्हा और उदल की, ये ध्यान रखना। और ये विश्व का सबसे लंबा लोक साहित्य है ना। विश्व की सबसे लंबा लोक ग्रंथ या लोक गाथा या लोक साहित्य है, ऐसा कभी प्रश्न आए तो आल्हा खंड ही है। और ये यहां पर जो बात लिखी हुई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कराने वाला, तो इसका संकलन आपके जगनिक ने नहीं किया है, ये आल्हा खंड उन्होंने लिखा, निश्चित बात है ये। लेकिन एक्चुअली ये चीज जो चल रही थी वो उन्होंने कहीं लिखी ही नहीं थी, लिपिबद्ध की ही नहीं थी, ये चल रहा था मुख से, एकदम बात बात में एक दूसरे से लोगों, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता गया, ट्रांसफर होता गया कि मैंने सीखी उस काल में रहकर, मैंने अपने बच्चों को सिखाई और अपने बच्चे ने, मेरे बच्चे ने अपने बच्चों को सिखाई, इस तरह से चल रहा था। अब ये लोग उस बुंदेलखंड रीजन में ये चीजें गाते रहते हैं, आल्हा खंड से रिलेटेड चीजें, तो वो अलहैत कहलाते हैं गाने वाले, उन्हीं से सब एकत्र करके। एक तथ्य और यहाँ नोट नहीं है, याद कर लेना, इलियट महोदय, इलियट महोदय ने क्या किया, आल्हा खंड को संकलित किया। ठीक, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। क्लियर, ये बातें याद रखना है, बहुत खतरनाक। वीर रस प्रधान ये रचनाएं हैं। वीर रस के परिचायक देखो यहां लिखा है, वीर रस प्रधान मतलब आपका एकदम खून खौल जाएगा
पढ़ते समय, है ना। महोबा, कालिंजर, इन सब की बातें होती हैं वहां पर। थोड़ा सा भौगोलिक त्रुटियां हो गई हैं। भौगोलिक त्रुटियों का मतलब कुछ स्थान है जो मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, कि वास्तव में वो हैं कहीं और उसमें बताए कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अब मौखिक रूप से इतने समय बाद, मतलब सोचो 800 साल बाद इसको संकलित किया गया, मतलब ये 1850-60 के आसपास संकलित किया गया। और ये घटनाएं कब घटी? 12वीं सदी में, मतलब 1100 से 1200 के बीच कहीं घटी। तो सोचिए आप 800 से 900 साल में कहीं ना कहीं चीजें बदल तो जाएंगी ही। तो अब जो लोगों अच्छा, कहीं ना कहीं वो शब्द भी त्रुटि मिल जाती है उनकी, तो वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है आल्हा खंड किसने लिखा? जगनिक ने। परमल रासो, परमल देव के ऊपर इन्होंने ही लिखा है। बढ़े आगे। अगले हमारे साहित्यकार हैं, लोक साहित्यकार हैं घाघ जी। घाघ के बारे में भी प्रारंभिक जानकारी का अभाव है, कोई सूचना नहीं मिलती इनकी कहाँ के थे, कैसे थे। और इनके एक उपनाम को याद रखना आप लोग, कृषि वैज्ञानिक इनको कहते थे। इनकी जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां कैसी होती थी? खाद बीज को लेकर, कृषि को लेकर, मौसम को लेकर, ज्यादातर कृषि से ही जुड़ी हुई चीजें हैं ये। मौसम की कब पानी बरसेगा, कब नहीं बरसेगा, क्या बोना चाहिए, खाद डालोगे तो क्या होगा, वो ऐसी सारी इनकी क्या है, कहावतें। एक्चुअली क्या कहते थे इनकी? कहावतें हुआ करती थी। अभी दिखाता हूं एग्जाम्पल आपको। करिया बादल जी डरावे, भूरा बादल पानी लावे। कहावत जैसी है कि नहीं है? तो करिया बादल जी डरावे, काला बादल सिर्फ डराता है, वास्तव में भूरा बादल पानी लाता है। तो ये बात बताई। शुक्रवार की बादरी, शनिचर की छां, घाघ कहे सुन घाघनी, बिन बरसे ना जाए। तो इस तरह बताया। जेठ मास जे तपे निराशा, तो जानो बरखा की आशा। यदि जेठ मास वर्तमान में जो चल रहा है, आपके यहाँ तप नहीं रहा है उतना, तो जेठ मास अभी चालू हुआ 1-2 दिन पहले, है ना, तृतीय चतुर्थी तिथि होगी। तो जेठ मास जो है अच्छा तप जाए यदि भयंकर तरीके से, तब फिर समझो कि आपकी वर्षा अच्छी होगी। नहीं तपेगा तो वर्षा नहीं होगी। चलो, तो ये इस तरह से कुछ बातें करते थे घाघ। तो घाघ को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता था। रीतिकालीन, ये काल जो था इनका रीतिकाल था। रीतिकाल मतलब मध्यकाल, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मध्यकाल का एक प्रारंभिक काल था जिसमें भक्ति काल से संबंधित बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जो आगे का काल था वो आपका रीतिकाल कहलाया। ठीक, तो रीतिकालीन एक सूक्तिकार इनको वही रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वास्तव में ये मतलब इनको वो लोक साहित्यकार नहीं मानते हैं ना, वो सूक्तिकार कह देते। सूक्तिकार एक छोटा पद है। चलो, इनकी जो प्रारंभिक जानकारी वो नहीं मिलती। शिव सिंह सरोज के अनुसार, है ना, एक व्यक्ति का आधार मैं ले रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कन्नौज के हैं, शिव सिंह सरोज, इन्होंने इन पर रिसर्च की है। इनके अनुसार कन्नौज के रहने वाले थे और अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर सम्राट ने इन्हें चौधरी की उपाधि दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनकी रचनाएं, इन्होंने कुछ नहीं रचा है, इनकी कहावतें ही हैं जो वही मौखिक रूप से चलती गई। और कहने के लिए, लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, घाघ भंडारी की कहावतें। तो इनकी ये सारी कहावतें हैं, ये बता ही दिया। आइए अंतिम लोक साहित्यकार की ओर चलते हैं हम, संत सिंगा जी। संत सिंगा जी की बात करें तो ये कहाँ के थे? निमाड़ अंचल। निमाड़ में 4 जिले आते हैं वर्तमान में, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। उसमें कहाँ के थे ये? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़वानी में हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान करते जाना। 1576 संवत 1576, इसका मतलब देखो 1576 मैंने यहां पर कर भी दिया है आपके लिए। इसमें 57 घटाना है हमें, क्योंकि संवत में डेट दी हुई है, 57 घटा दोगे तो 1519 आएगा ईसवी में। ईसवी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार 2023 जैसे चल रहा है, उस हिसाब से ये 1519 ईस्वी में पैदा हुए। संवत अपना विक्रम संवत वाला है। खजुरी नामक ग्राम में पैदा हुए। इनके पिता का नाम भीमा जी था और माता का नाम गौरीबाई था। इन्हें निमाड़ अंचल का अलौकिक पुरुष कहा जाता है। अलौकिक मतलब इस लोक के नहीं थे, ये दूसरे लोक के थे, मतलब ईश्वरीय रूप में माना जाता था इनको। इनके गुरु का नाम मनरंग था, है ना, ये गुरु मनरंग से मिले थे तभी इनका जीवन बदला। इनका जन्म हुआ था बड़वानी में, आपको पता होना चाहिए। और बचपन में ही फिर ये कहाँ आ जाते हैं? अपने खंडवा आ जाते हैं। कहाँ पर? पिपल्या गांव, खंडवा, हरसूद में है ये। हरसूद जहां पर विरोध होते रहते हैं आपके, वन मंत्री विजय शाह, हरसूद ही उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो पिपल्या गांव खरगोन में आ जाते हैं, यहीं पर रहने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं हरसूद के एक राजा लखमे सिंह के यहाँ। कौन, क्या नाम उनका? लखमे सिंह,
लक्ष्मी सिंह के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। 1 रुपए महीना की डाक भेजने की इनको नौकरी मिलती है। 22 वर्ष की अवस्था में ये काम शुरू करते हैं। 24 वर्ष की अवस्था में ये काम छोड़ देते हैं। 24 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है और 1-2 वर्ष बाद ये गुरु मनरंग से अपने मिलते हैं और मनरंग गुरु के आशीर्वाद से इनका मन इस जीवन से भर जाता है और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। और इनके बारे में बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, किंवदंतियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, इसलिए आज भी इनको संत के रूप में पूजा जाता है। संत कैसे? तो आपको जहां पर इनकी मृत्यु हुई, जहां इनकी समाधि है, पिपल्या गांव खंडवा में, है ना। मेले मैंने आपको बताए थे, वहां पर खरगोन में भी मेला लगता है, पिपल्या खुर्द वहां पे भी है। वास्तव में इनकी जो समाधि है वो डूब क्षेत्र में आ गई है, जो कि आपका इंदिरा सागर बांध है, उसका जो जलाशय है, इंदिरा सागर जलाशय, उसके पानी में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में अच्छा काम किया। वो जो स्थान था उसको स्तूप जैसा बना दिया, ऊपर उठा दिया गया। उनकी समाधि तो काफी नीचे ही है, लेकिन उस स्थान को ऊपर उठा दिया, मतलब एक राम सेतु जैसा बना दिया गया। एक तथ्य याद रखना, ये जो खंडवा का पिपल्ला गया है, इसे मध्य प्रदेश का राम सेतु कहते हैं। मध्य प्रदेश का राम सेतु, है ना। तो बहुत दूर से जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसको अंदर तक, मतलब जो जलाशय का पानी भरा हो उसके ऊपर तक उठाकर पूरा भर दिया गया मिट्टी वगैरह उसमें, और फिर वहां तक बढ़िया एक राम सेतु जैसा होता है उस तरह बना दिया ब्रिज, और ऊपर तो उठा दिया, लेकिन समाधि तो कहीं ना कहीं नीचे रहेगी, तो समाधि को भी बचाया गया है। एक कुएं जैसी चीज आपको दिखती है, उसके नीचे वो समाधि है। तो यहाँ मेला भी लगता है। ज्यादातर मामलों में तो ये क्षेत्र डूबा ही रहता है, तो अभी भी ज्यादा दिन नहीं खुला रहता, पर खुलता है तो बढ़िया रंग रोगन होता है और वहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, संत सिंगा जी का मेला। ठीक, तो ये थी संत सिंगा जी की कहानी। इनके यहाँ एक बार 300 डकैतों ने डकैती डाल दी थी, तो इनको अंधा कर दिया था और पकड़वा दिया था। और ऐसी रोचक कहानियां इनकी मिलती हैं, चमत्कार मिलते हैं, इसलिए इनको संत माना जाता है। आज भी इनको यही अलौकिक पुरुष के रूप में लोग पूजते हैं। ठीक, कबीर दास के समकालीन थे और कबीर दास की तरह ही ये भी साखियां लिखा करते थे, है ना, जैसे कबीर दास अपनी बातें कहते थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो 7 बार, 15 तिथि, 12 मासी, नरद, सरद, देश की वाणी, साखी भजन, उपदेश, आत्मध्यान, दोषबोध, तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। इन्हीं की जो वाणी है, इनकी भी जानकारियां बहुत नहीं थी, है ना, बाद में ये सब शोध किया गया और मिली। जैसे कबीर दास जी संत के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी कबीर की वाणी चलती है ना, और लोग गाते हैं और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं कबीर के ऊपर। उसी तरह से संत सिंगा जी के भी क्या है, भजन या कि उनके उपदेश, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सुनाए जाते हैं। तो ये हमारे प्यारे बच्चों थे लोक साहित्यकार। 4 लोक साहित्यकारों की हमने बात की। एक थे आपके ईश्वरी, दूसरे थे आपके घाघ, तीसरे थे आपके जगनी, चौथे हुए आपके सिंगा जी। यहीं से कहानी इन साहित्यकारों की समाप्त होती है। बहुत सारे तथ्य थे, कुछ में रोचक कहानियां मिली आपको, कुछ में रोचक कहानियां नहीं मिली, कुछ बोरिंग चीजें रही। दोनों का समायोजन था, मिला जिला रूप था, लेकिन क्या करें, अब ऐसा टॉपिक ही था ये। बहुत कहानियां सुनाता, हर कविता हर कहानी के बारे में सुनाता, मैं उनमें से एक की कविता की भी डिटेल बताता तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाता, लेकिन समय आपके पास है नहीं, इसलिए आपको याद करना है इनको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो क्लास है वो खत्म हो गया। आपको ये जो लेक्चर है उसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है लेक्चर के बाद, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। पहली बात, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट यूनिट 1 की नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपका क्या होगा, आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। संभवतः अभी जो पीडीएफ मिल रही है वो प्रिंटेबल नहीं है, काफी खर्च आपका आ जाता है, तो अभी प्रिंट मत लेना, 2-3 दिन वेट कर लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए यूनिट 1, तो फिर मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में बनाकर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट भी हो रहे हैं टॉपिक वाइज, आप उनको भी लगा सकते हैं। और ये रही बात धन्यवाद की। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।